Hello, hello, hello. Good morning, everyone. गुड मॉर्निंग सर। Good morning, good morning. गुड मॉर्निंग सर। राम राम सर। जय हो, जय हो, जय हो, राम राम। क्या हाल चाल है बच्चों, कैसे हो कैसे सब? कैसे हो सर? गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। अरे सर आज तो जैकेट पहन के अरे सर भाई, आपको ठंडी लग अच्छे रही लग है? रहे हो सर आज आप। ठंडी नहीं, अरे यार मैं थोड़ा सा ना सर बीमार पीडब्ल्यू हो गया वाली क्यों था। नहीं पहनी? हाँ हेलो हाँ, सर, पीडब्ल्यू वाली पहनते ही। पीडब्ल्यू वाली यार अभी तक आई नहीं भाई, तुम लोग की तरह ही हालत है। तो जो है उसी से काम अच्छे चल लग रहा रहे है। हो सर। धन्यवाद। सर आप अपना ख्याल रखिए, आप हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। आ, आप भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, सेम टू यू। थैंक यू हाँ, सर। तो कल ख्याल रखा गया था, कल मैंने ऑफ ले लिया था, फिर मैं सोचता हूँ चलो चलते हैं, तुम लोगों से थोड़ा बातचीत भी हो जाएगी, है ना। बोर हो गया था मैं लेटे लेटे। आइए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर हमारे यहाँ तो ठंडी खत्म हो गई, आपके यहाँ शुरू हुई क्या अभी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ठंडी है, ठीक है, नॉर्मल है। पर मुझे थोड़ा सा लग रही है, तो मैं आज प्रिकॉशनरी पहना हुआ हूँ, है ना। कुछ ऐसा फ्लू टाइप का, कुछ कोल्ड का, फूसी टाइप का कुछ चल रहा है, तो इस वजह से। चलिए आइए। तो जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने ना लेंस मेकर्स फार्मूला किया था, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे, उसी पे कुछ सवाल करेंगे। गुड मॉर्निंग सर। दो गुड टेस्ट मॉर्निंग। शो हो रहा है तो कैसे होगा फिर? क्या क्या? कल दो टेस्ट शो हो रहा है हम लोग का। 2 टेस्ट शो हो रहे हैं? ये सर, कौन दो कौन से? सिलेबस आए। सिलेबस चेंज हो गया ऐसा, बीपी करके कुछ आ गया। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आपको। 2 सर एक टेस्ट, बीपी टेस्ट, एक बीपी टेस्ट करके सीरीज आ गई है 2 दिन पूरी। बाद हो रहा है। एक नई सीरीज कोई लॉन्च हुई है, ऐसा बोल रहे हैं आप? ये सर, उस सीरीज और का हम नाम लोग का वीपी मेजर सीरीज टेस्ट तो है? है ही। सर कल हो रहा है ना, 9 की डेट दी गई है उसमें, और हमारा सर प्रीवियस मेजर टेस्ट भी भी। है और बीपी टेस्ट भी है, दोनों ही है। यस सर। ओके, तो वीपी टेस्ट भी है आपका और मेजर टेस्ट मेजर भी है, मेजर सर भी एक ही है। दिन हो गए दोनों। और दोनों का सिलेबस अलग अलग है, थोड़ा थोड़ा। दोनों का सिलेबस थोड़ा थोड़ा अलग है और दोनों 9th को ही हैं। यस और सर। तो वीपी में शुरुआत की थोड़ी 11th आ रही है। मेजर वाले 9 बजे से है। मेजर वाला 9 बजे से है, और ये वीपी वाला, इसका टाइम नहीं दिया। इसका टाइम डेट नहीं दी दिया। है। सर ये 2 बजे से है शायद, 2 से 5। ये 2 से 5 है, और ये 9 से 12 है ना, ऐसा कुछ। यस सर। तो फिर आपको मतलब ओके। तो आप लोग क्या चाहते हैं कि और सिलेबस भी अलग अलग है, ऐसा है? सर ये मेजर पूरा वाले अलग में तो है। मैग्नेटिज्म वाला आ रहा है, यूनिट और करंट इलेक्ट्रिसिटी है, और वीपी वाले में इलेक्ट्रिक चार्जेस वाला है और पोटेंशियल वाला चैप्टर, 2 चैप्टर्स। अच्छा, ओके। और कब आया आपको इसका मैथमेटिकल नोटिफिकेशन? करा पहले रहे नहीं थे पता तो था अच्छा आपको इसमें होता। 2 टेस्ट होने वाले हैं वीपी नो के? सर, अच्छा, कल ही पता एक चला दिन सर। पहले पता चला बस। ठीक है। तो आप लोग क्या चाहते हैं इनमें से, अब क्या तो करेक्शन थर्ड होगी? क्लास में आप बस थोड़ा रिवाइज करा देते तो सही रहता। अच्छा, ओके। पर अच्छा, तो आप रिवीजन चाहते हैं मेरे एंड से, ऐसा चाहते हैं आप? यस सर, यस सर। ओके सर सेकंड क्लास में या तो करवा दीजिएगा, अभी पढ़ा लीजिए। ओके। गुड मॉर्निंग सर। किस टॉपिक का रिवीजन चाहते हैं? गुड मॉर्निंग। तो इलेक्ट्रिक फील्ड से लेकर मैग्नेटिज्म तक फॉर्मूला इलेक्ट्रोस्टैट्स। ओके, इलेक्ट्रोस्टैट्स से लेकर एंड मैग्नेटिज्म मैग्नेटिज्म। तक, मैग्नेटिज्म तक। ये यस चाहते हैं आप लोग यस Yes, सर। रिवीजन? सर ये दोनों टेस्ट होंगे? अब मुझे तो बच्चे जानकारी नहीं है, मुझे तो आप लोगों से ही पता चल रहा है कि 2 टेस्ट होंगे। मेजर वाले के बारे में, इसके बारे में जानकारी थी, इसका नोटिफिकेशन आया था मेरे पास, इसके बारे में मुझे सर अगर ये दोनों होंगे तो केमिस्ट्री में तो सिलेबस अलग अलग तो है। वीपी वाला टेस्ट तो हर 2 दिन बाद ही होगा। सर 2 नहीं हो पाएंगे तो सर फिजिक्स में तो चलो रिवीजन थोड़ा बहुत तो है, लेकिन बायो में तो फिर स्टार्टिंग का दे रखा है 11th का, अभी हम 12th पढ़ रहे हैं। और तो केमिस्ट्री चलते हुए चैप्टर की प्रैक्टिस कैसे हो पाएगी सर? मतलब फिजिक्स में तो मेरे हिसाब से ऐसे सर एक एक सर दिन के पर ये बाद है वीपी सर वाला पूरी। मैंडेटरी नहीं है, उन्होंने कहा है कि जैसे देना है दे सकता है, नहीं देना है नहीं दे सकता है। अच्छा, और ओके। मेजर वाला तो देना है ऐसा। अच्छा, पर ये बताइए कि इसमें कोई भी ऐसा, इसमें रे ऑप्टिक्स तो किसी में नहीं पूछ रहा है ना आप लोग नो के लिए? सर। ठीक, नो सर, वो सब नहीं आ रहा। ठीक है, ठीक है। तो सिलेबस तो हम लोग का फिजिक्स के इसमें तो कवर है ना, दोनों का, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं? नो सर। ठीक। अच्छा, आप लोग ये चाहते हैं कि जो लास्ट क्लास हो उसमें मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से लेकर मैग्नेटिज्म तक का रिवीजन कराऊं, ये चाहते हैं आप सब? यस सर। अगर आप चाहते हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग कर सकते हैं रिवीजन, है ना, इलेक्ट्रोस्टैट से यस लेकर सर, लेकिन मैग्नेटिज्म। सर फिर भी 2 नहीं होने चाहिए ना, क्योंकि चलो फिजिक्स संभाल लेंगे लेकिन केमिस्ट्री बायो कैसे संभाल पाएंगे सर? फिर तो सर 0/0 आ जाएंगे हमारे। केमिस्ट्री, इसके बाद आपकी किसकी क्लास है? केमिस्ट्री क्लास है? बॉटनी की बॉटनी है। की क्लास है सर। बॉटनी की है? अच्छा अच्छा। जी सर।
ठीक है। देखिए मैं क्या बताऊं आपको केमिस्ट्री के लिए, लेकिन हाँ मैं आपकी इतनी मदद कर सकता हूं कि अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं रिवीजन करा दूंगा आपको इलेक्ट्रोस्टैट से लेकर मैग्नेटिज्म, जो इंपॉर्टेंट फार्मूले होंगे और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होंगे तो वो मैं करा सकता हूं आपको। बाकी और प्रैक्टिस कर लेंगे सवालों की, बाकी और मैं आपकी क्या ही मदद कर सकता हूँ। ये कर यस सर। सकता हूँ मैं आपकी थर्ड वाले क्लास सर में। ये 2 से 5 वाला टेस्ट है ना, इसको कैंसिल करवा दीजिए बस। बस अब अगर इतनी कृपा कर नोटिफिकेशन फ्लोट दीजिए हो गया हो सर। तो मुश्किल ही है कैंसिलेशन। तो सर ये ऐसे मतलब एक दिन में नोटिफिकेशन कैसे डाल देते हैं? मतलब टीचर लोग से पूछते नहीं उनका सिलेबस सर पहले कैसा है, कुछ मैसेज आ नहीं, जाता तो कर लेते हैं। ऐसे देते हैं मतलब हवा में। रुको अच्छा मैं चेक कर लेता हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं और ग्रुप से में आया हो सर टेस्ट नोटिफिकेशन। प्लानर के अकॉर्डिंग पहले कुछ दे रखा था, फिर इसमें 1 हफ्ते पहले कुछ टेस्ट सिलेबस कुछ और आ गया। तो टेस्ट वैसे आपके लिए अच्छा थोड़ा ही है, आप थोड़ा लोग पहले जितना टेस्ट देंगे नोटिफिकेशन आना उतना। चाहिए सर। हाँ बेटा। सर जैसे स्टार्टिंग में आपसे जो सिलेबस पूछा था ना वो अलग था, फिर 1 हफ्ते पहले जो आया था ना हमारा मंडे को वो अलग था। फिर सर पहले उसकी कर रहे थे, फिर इसकी करने लगे, हफ्ते भर में फिर है हो नहीं पाते, पूरा शेड्यूल हमारा तहस हो जाता है। ठीक है मैं आपके एक एक सवाल का जवाब देता हूँ। पहले आप लोग का टेस्ट कुछ और, सिलेबस कुछ और था, फिर आप लोगों ने बोला था शायद कि आप लोग कुछ इशू हो रहा है कि एक मल्टीपल बार टेस्ट हो गया था 2 चैप्टर का, आप लोग ऐसा कुछ मुझे बताए थे, इतना याद है यस मुझे। सर। तो मैंने उनको बोला था कि ये समस्या आ रही है, इनका टेस्ट हो चुका है ऑलरेडी, तो उन्होंने मुझे बोला था कि वो आगे वाले चैप्टर्स का दे देंगे, तो शायद अपडेट होके आगे वाले चैप्टर्स आपके इंक्लूड हो गए होंगे, यस मेरे सर। हिसाब से ये हुआ होगा। तो उसका तो कारण ये है। वीपी टेस्ट का मेरे पास तो कोई ऐसा नोटिफिकेशन आया नहीं है वीपी टेस्ट का। और सर उसमें जो वो सबसे टाइमिंग एक ही दिन रहेगी, मतलब 9 हम्म, जैसे, मतलब टाइमिंग उसकी सर एक ही दो समय दो दिन रहेगी। पे टेस्ट ही होंगे उसके, फिर 11th को टेस्ट है। अच्छा और आज तो 8 तारीख है, कल ही है आप लोग का टेस्ट, है ना? यस सर। ठीक है एक मुझे कल ही है सर, हाँ हाँ। और मैसेज आ गया है सर, मतलब कल शाम में मैसेज आया सर, कल सिलेबस ही चेंज हो गया है। वो कौन से होंगे। वाले का सिलेबस चेंज हो गया? मेजर का सिलेबस चेंज हो गया है? नहीं सर, माइनर वो नया वो ही भी टेस्ट आ गया है। वो भी मेजर ही है सर, वो भी 720 नंबर का टेस्ट होगा वो। वीपी वाला? यस सर। अच्छा एक काम करते हैं, मेजर में जो आपको पहले सिलेबस बताया गया था, मेजर में जो एक अभी 1 वीक पहले जो अपडेट हुआ था उसमें तो चेंज नहीं है ना? मेजर से तो आप लोगों को दिक्कत नहीं है? ये जो नहीं वीपी सर, उससे नो कोई सर, उससे कोई नो सर, दिक्कत वो नहीं। एकदम अब नो सर। ये जो ऐड हो गया इसमें प्रॉब्लम है? यस सर सर, इसमें सर एक दिन पहले सर बता। अच्छा इसमें ये प्रॉब्लम है कि तुरंत पता चला है, नोटिफिकेशन तुरंत आया है ऐसा? यस सर सर, कल ही आया सर था। कब होगा सर ये भी इसमें नहीं पता आ चल गया, रहा फिर है दूसरा सर। दूसरा ऐड हो गया है। अच्छा ये कल ही आपके पास नोटिफिकेशन आया है? ठीक है मुझे एक सेकंड बात करने दीजिए इसके बारे में, वीपी टेस्ट के बारे में मैं भी बात करता हूँ उनसे जो डिसाइड करते हैं, देखते हैं क्या बोलते हैं वो, मैं आप लोगों के साथ सर कम्युनिकेट प्लीज टाइमिंग पता कर लीजिएगा सर, हाँ कितना टाइम होगा। मैं बात करता हूँ उनसे एक बार, क्या बोलते हैं वो, देखते हैं। ठीक है तो कल ही उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिला है और 2 टेस्ट हैं। आप लोग क्या चाहते हैं? आप लोग के लिए बेहतर क्या होगा कि एक दिन में 2 टेस्ट ना रखे जाएं, अगले संडे रख लिया जाए, ऐसा चाहते हैं आप? 16 तारीख को सर हो जाए। फिर वो तो सर पॉसिबल नहीं है रखा ना जाए कि सर, ये हर नहीं 2 कह दिन रहे बाद हैं ही। सर लगातार, लेकिन मेन दिक्कत है सर, अभी बताया बहुत, मतलब कल ही बताया गया, पर कल ले लिया जाएगा, तो इसमें थोड़ा कम टाइम मिलेगा सर रिवीजन करने का। ओके यस सर, सर बायो में तो काफी ज्यादा है, दोनों बॉटनी जूलॉजी। तो दिक्कत ये है कि प्रिपरेशन का समय नहीं मिल पाएगा, है ना? मेजर फिर के लिए ये आप वाला लोग तैयारी किए Yes, हैं सर और फिर सिलेबस भी ये अलग वाला अलग है, टेस्ट वीपी और मेजर का, है ना? फिर ये वाला टेस्ट इसलिए रखा है ना कि जो फुल सिलेबस होने वाला है उसके लिए रिवाइज हो जाएगा पूरे वीक में। अच्छा तो ये बताइए कि ऐसा मतलब इसके मार्क्स वार्क्स भी काउंट होंगे क्या ओवरऑल सिलेबस में, या जैसे आप लोग अगर कैजुअली जाके दे दे तो आप लोग को नहीं ऐसा रहेगा, चलेगा नहीं कि कैजुअली जाके ऐसे प्रेप टेस्ट टाइप फिर सीरियसली भी ना घर लिए वाले तो देखेंगे ना आप? मार्क्स। हाँ? घर वाले मार्क्स मैसेज जाएगा उनके पास? यस सर। ठीक है ठीक यस है सर। ठीक है मैं एक बार बात करता हूँ कि क्या ऑब्जेक्टिव है इसका, क्यों इतना लेट आया और तुरंत क्यों टेस्ट ले रहे हैं, मैं थोड़ा समझता हूँ क्या है, फिर टाइमिंग का कंफर्म करता हूँ। ठीक है मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं बात करता हूँ उनसे। यस यस। ठीक है चलिए तो लेंस मेकर्स फार्मूला हम लोग कर रहे थे, इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है देखिए तो हम लोगों ने जो फार्मूला निकाला था लेंस मेकर्स, 1/f बराबर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग -1 ब्रैकेट के अंदर 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है ये फार्मूला निकाला था और ये बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सवाल बनते हैं इस पे। ठीक है कुछ हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और 2-3 सवाल इसी फार्मूले पे, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है मैं आपको पिछले कुछ सालों में जो सवाल इस पे बने हैं वो करते हैं। ये देखिए एक बच्चों सवाल,
तो देखिए इसमें बाहर बताया नहीं गया सराउंडिंग मीडियम क्या है, तो बाय डिफॉल्ट आपको एयर लेना है। अगर कुछ नहीं बोला गया है तो बाय डिफॉल्ट आप एयर कंसीडर करिए। बच्चों आंसर्स नहीं आए अभी तक, मुश्किल लग रहा है क्या सवाल? बाय डिफॉल्ट आप एयर कंसीडर करिएगा, सराउंडिंग कुछ दिया नहीं गया है तो बाय डिफॉल्ट एयर कंसीडर करिएगा, सराउंडिंग मीडियम। सर सी ऑप्शन आ रहा है। सी ऑप्शन आ रहा है, ओके। यस सर, सी ऑप्शन। ठीक है, कैलकुलेशन अजीब सी हो रही थी क्या बच्चों? काफी समय लग गया, क्योंकि इतना समय लगना नहीं चाहिए था। आइए डिस्कशन करते हैं। तो कह रहा है कि एक जो सरफेस है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर डबल है दूसरे सरफेस से, तो 2r मान लेते हैं एक सरफेस का, दूसरे सरफेस का r मान लेते हैं, और हम लोग लिख लेते हैं जो लेंस मेकर्स फार्मूला 1/f बराबर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, ठीक है, -1 1/r1 -1/r2। तो इंसिडेंस मैंने इधर से माना है, मान लीजिए इधर से इंसिडेंस है और इधर ये कर्व्ड सरफेस है, ठीक है, इधर ये कर्व्ड सरफेस है। तो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है सेंटर इसका इधर रहेगा, तो आप ऑप्टिकल सेंटर से सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाएंगे तो इसका रेडियस आपको पॉजिटिव लेना पड़ेगा, तो 1/2r पॉजिटिव ले लेंगे, ठीक है, माइनस रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द सेकेंड वन। तो ये जो वाली कर्व्ड सरफेस है ये वाली, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर है, ठीक है, -1/r। -1/r, बहुत बढ़िया। तो ये बच्चों एक्चुअली ना, तो ये तो माइनस तो फॉर्मूले से आ गया 1/r1 -1/r2, तो r2 हमें विद साइन रखना पड़ेगा, तो ये भी -1/r हो जाएगा, ठीक है, ऐसा कुछ बनेगा। तो देखिए फोकल लेंथ बन जाएगा 1/f बराबर 3/2 - 1 दैट इज 1/2, और ये आ जाएगा 1/2r प्लस 1/r, तो 1/2r
प्लस 1/r। ठीक है, जब आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 1/2 एज इट इज, और एलसीएम ले लीजिए इसका। ठीक है, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 2r। ठीक है, तो 2r ये बन जाएगा 1 और यहाँ बन जाएगा 2। ठीक है, तो ये बन जाएगा 1/f बराबर 1/2 एज इट इज, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 3/2r। 3/2r, तो फोकल लेंथ की वैल्यू आ जाएगी 4r/3। फोकल लेंथ की वैल्यू आ जाएगी 4r/3। पर सवाल में हम लोगों से क्या पूछा गया है? फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर दिया, रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछा गया है, तो 25 सेंटीमीटर यहाँ पे रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 25 × 3 75/4, ये आ जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, और अगर इसका डबल कर देंगे 2r तो जाएगा 75/2, तो 75/2 बच्चों होता है 37.5, और उसका भी आधा कर देंगे तो 18.75। ठीक है, तो ये वाला सी ऑप्शन मैच कर जाएगा, 18.75 और 37.5। अब मुझे बताइए बच्चों कि गड़बड़ कहाँ हो रही थी और समय कहाँ लग रहा था, अगर आप लोग शेयर करना चाहें कि ये चीज़ समझ में नहीं सर आ रही। वो साइन माइनस में नहीं लिया था तो उस वजह से गलत आ रहा था। ये वाला, यस सर। यस सर, मेरा भी वही हो रहा था। ओके ओके, तो देखिए 1/r1 माइनस 1/r2, तो दोनों r1 r2 फॉर्मूले के साथ जाएंगे, मतलब साइन के साथ जाएंगे, r1 और r2 दोनों साइन के साथ जाएंगे। एक और प्रैक्टिस करेंगे इसी पे। और बच्चों किसी कुछ पूछना है, कोई डाउट, कोई चीज समझ नहीं आ रही हो तो पूछ लीजिएगा। सर हाँ बोलिए। तो मैंने ना इसको R1 बराबर 2R2 लिख लिया था, इसीलिए गलत हो गया। r1 बराबर 2r2 ले लिया था आपने? हाँ, वहाँ पे ऐसे लिखा हो ना, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ वन ऑफ द सर्फेस इज डबल ऑफ द अदर, तो तो आपने इसको इसीलिए मुझे r1 इसको r2 मान लिया और इसको 2r2 ले लिया, ऐसा बोल रहे हैं आप? नो सर, एक इधर राइट वाले को R1 और लेफ्ट वाले को 2R2। अच्छा, तो फिर आपके तो दो R1 वेरिएबल हो गए होंगे। यस सर। हाँ हाँ हाँ, अभी आपको समझ में आया क्या कैसे करना चाहिए था इसको? यस सर। ठीक, चलिए एक और सवाल करते बच्चों इसमें, है ना, और देखिएगा। सर यहाँ हाँ, पे जो बताइए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखते हैं एयर का विद रेस्पेक्ट टू मीडियम रखते हैं ना, सर एयर का ऊपर मीडियम का नीचे। नहीं 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 नहीं, जो फॉर्मूला है वो है 1/f इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग -1। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस पहले आएगा, विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग तो एयर है तो बाद में आएगा, तो आप लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस 3/2 विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग यानी एयर, तो बाई 1 होगा -1, तो 3/2 sir. बाई 1 -1। ओके सर। ये देखिए एक और सवाल देखिए। समय लीजिए बच्चों इसमें, है ना, आराम से करिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से दिमाग लगाइए कैसे क्या करना होगा। फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन पूछ दिया है, तो मैंने अभी आपको बताया तो नहीं है कैसे करना है, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको आइडिया देता हूँ, ठीक है, इस सवाल के लिए स्पेशली 2 मिनट रुक जाए क्योंकि मैंने अभी आपको पढ़ाया नहीं कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, अगला टॉपिक वही है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। तो जैसे इसमें इन्होंने ऐसा दे रखा है कि इसका फोकल लेंथ दे रखा है, एक इक्वी कॉन्वेक्स लेंस ऐसा है, एक इक्वी कॉन्वेक्स लेंस ऐसा है, और ये बीच में जो बन रहा है ना कॉन्केव लेंस, यहाँ पे पानी लिक्विड ऐसा वाटर फिल करके रखा है, ठीक है। तो ये 3 लेंस हैं एक तरह से, एक लेंस नंबर 1 ये है, ये लेंस नंबर 2 है और ये लेंस नंबर 3 है। आपसे पूरे कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ पूछिए, तो कॉम्बिनेशन का जो फोकल लेंथ होगा 1/f वो बराबर होगा 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3। जितने लेंसेज हैं उन सब की फोकल लेंथ को आपको जोड़ देना है बस सिंपली इस फॉर्मूले से। तो देखिए इसका f है, इसका भी f है, सवाल में दे रखा है ना कि 2 फोकल लेंथ f है, तो ये हो जाएगा 1/f प्लस 1/f, ये 1/f पहले वाले का, दूसरे वाले का आपको निकालना पड़ेगा और तीसरे वाले का भी 1/f है।
तो पहले और तीसरे का मिलके 2/f हो जाएगा। अगर आप कहीं से सोच के कुछ तरकीब निकाल के f2 की वैल्यू निकाल दें तो फिर फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन आ जाएगा। तो आपको कुल मिला के f2 की वैल्यू निकालनी है। तो ज़रा सोचिए बच्चों, मैं चाहता हूँ थोड़ा दिमाग लगाइए, आप f2 की वैल्यू निकालिए। f2 मतलब ये जो बीच में लेंस बन रहा है इसका फोकल लेंथ निकालना है। अच्छा, इसमें ध्यान रखिएगा कि इसको आप ऐसा ट्रीट करिए कि एक लेंस है ऐसे, ठीक है, कॉनकेव लेंस का स्ट्रक्चर बना है बीच में और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है और ये एयर में रखा हुआ है, ठीक है। तो आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालनी पड़ेगी। दोनों की रेडियस ऑफ कर्वेचर r है, ठीक है, क्योंकि इसका भी रेडियस ऑफ कर्वेचर r है, इसका भी रेडियस ऑफ कर्वेचर r है। तो r है और एयर में रखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है। इससे आप f2 की वैल्यू निकाल लीजिए। एक बार 1/f2 आ गया, फिर वहां पे 1/f2 सब्स्टिट्यूट करके फाइनल आंसर निकालेंगे। तो आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल के 1/f2 की वैल्यू निकालनी है। सोचिए थोड़ा सा, 1 मिनट, नहीं होता है तो फिर मैं समझाता हूँ। सर हाँ, सब मीडियम एयर रखेंगे या फिर ग्लास? एयर रखेंगे, है ना। मैं समझाता हूँ, उसका कारण बताता हूँ आपको, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए आप एयर ही करके सॉल्व कर लीजिए, ग्लास नहीं रखिएगा, एयर रखिएगा। सर F2 आ रहा है 3r/2। f2 की वैल्यू आ रही है 3r/2। सर फोर्थ ऑप्शन आ रहा है। फोर्थ ऑप्शन आ रहा है, ओके। f2 की वैल्यू आ रही है 3r/2, ठीक है। आप r का वैल्यू इससे निकाल सकते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस है और जिस ग्लास से मिलकर बना उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है, उसका फोकल लेंथ f है। तो आप r की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ f निकाल सकते हैं, फिर r सब्स्टिट्यूट करके फिर f2 का वैल्यू निकालिए। चलिए बच्चों, मैं थोड़ा समझाता हूँ आप लोग को, है ना। देखिए कि हमें इस पूरे कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ बताना है, तो उसके लिए कॉन्सेप्ट ये है कि 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3, जहाँ पे f1 f2 f3 इंडिविजुअल लेंस की फोकल लेंथ है। तो सवाल में हमको इसका फोकल लेंथ बता रखा है f है, इसका फोकल लेंथ बता रखा है f है। तो 1/f प्लस 1/f मिलके 2/f हो जाएगा, और कहीं से अगर हम इसका फोकल लेंथ निकाल लेते हैं तो सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो ये हमें समझ में आ रहा है कि एक कॉनकेव लेंस टाइप बनेगा कुछ इस तरह से, तो इसका फोकल लेंथ निकालना पड़ेगा। तो आइए कोशिश करते हैं निकालने की। तो 1/f2 बराबर लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग -1 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है। तो आप चूंकि ये बोला गया इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है,
यानी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका होगा वही रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका होगा, ठीक है। तो सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका होगा, सेम लेंथ है, तो दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम होगा, तो r ले लेते हैं। तो 1/r1, अब ध्यान से देखिएगा, है ना, साइन कन्वेंशन का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इंसिडेंस आप कहीं से भी ले लीजिए, है ना, जनरली हम लोग राइट साइड से लेते हैं, तो मान लीजिए इंसिडेंस मैं इधर से ले लेता हूँ, तो इसका जो सेंटर होगा इस वाली सरफेस का, वो सेंटर इधर होगा, ठीक है। यस सर। तो जब आप नेगेटिव में लेंगे सर। ऑप्टिकल सेंटर से सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाएंगे तो आप अगेंस्ट द इंसिडेंट रे जा रहे हैं, तो आपको माइनस Yes, रखना पड़ेगा, तो आप यहाँ पे रख देंगे -1/r, तो 1/r1 -1/r2। अब r2 रखेंगे, ध्यान से देखिएगा, r2 रखेंगे तो ये कर्व सरफेस है ये, ठीक है, तो इसका सेंटर इधर कहीं पे लाई करेगा, तो आप ऑप्टिकल सेंटर से सेंटर की तरफ बढ़ेंगे तो आप इंसिडेंट रे के डायरेक्शन बढ़ रहे हैं, ये इंसिडेंट रे है और उसी के डायरेक्शन में आप जा रहे हैं, तो आप पैरेलल जा रहे हैं ना, तो इसलिए आप इसका इस वाले सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव लेंगे, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव ले लेंगे, ठीक है। तो देखिए कितना बन जाएगा, 1/f2 बराबर 4/3 -1, तो ये बन जाएगा 1/3, और ये हो जाएगा -1/r तो -2/r, ठीक है। तो f2 की वैल्यू आ जाएगी, f2 की वैल्यू आ जाएगी -3r/2, -3r/2। पर इससे हमारा आंसर नहीं आ पाएगा, कारण क्या है कि आपने, चलिए 1/f2 की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, पर ये तो r के टर्म्स में और ये f के टर्म्स में, तो हम लोग फिर से दिक्कत में फंस जाएंगे, क्योंकि ऑप्शन सारे f के टर्म्स में हैं, तो r का हमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ f। तो उसके लिए बच्चों क्या करना चाहिए, क्या आप लोग बताना चाहेंगे कोई, कि कैसे हम लोग r की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ f निकालें? सर एक कॉन्वेक्स वाले पे वो फॉर्मूला लगा देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, एक ही कॉन्वेक्स लेंस के बारे में आप देखिए, सोचिए थोड़ा सा, अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, ठीक है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों r है, ठीक है, तो इसका फोकल लेंथ आप कैसे लिखेंगे, 1/f बराबर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग -1, ब्रैकेट के अंदर 1/r1 -1/r2। तो जैसे इधर से इंसिडेंस कंसीडर करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो 1/r पॉजिटिव और -1/r2। इस वाले सरफेस के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि इसका सेंटर इस साइड लाई करेगा, इस वाली सरफेस का ऑप्टिकल सेंटर से अगेंस्ट द इंसिडेंट रे जा रहे हैं, तो ये माइनस रखेंगे 1/r, ठीक है। तो ये बन जाएगा, यस सर, रुकिए Done. अलग से लिखता हूं मैं, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, और इसके लिए लिखते हैं फोकल लेंथ f बराबर म्यू -1 1/r1। तो इंसिडेंट मान लीजिए इधर से करते हैं, तो r1 पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर राइट साइड है, तो 1/r1 -1/r2। r2 नेगेटिव रखेंगे क्योंकि इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा, तो आपको ऑपोजिट जाना पड़ेगा इंसिडेंट रे के डायरेक्शन के, तो इसको रखना पड़ेगा -1/r। तो 1/f बराबर आ जाएगा म्यू -1 1/r + 1/r, तो आ जाएगा 2/r, ठीक है। तो फोकल लेंथ की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी r डिवाइड बाई 2 टाइम्स म्यू -1, ठीक है, r डिवाइड बाई 2 टाइम्स म्यू -1। तो अब ये फोकल लेंथ की वैल्यू हमको सवाल में f दे रखी है, रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको निकालना है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू हो जाएगी f इंटू 2 टाइम्स म्यू -1, 2 टाइम्स म्यू -1, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। तो f इंटू 2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू दे रखी 3/2, 3/2 -1 1/2 इट इज इक्वल टू r, तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ के बराबर है। तो जो आपने f2 की वैल्यू निकाली थी यहाँ पे आप रख दीजिए, r और f दोनों बराबर हैं, तो -3/2 f हो जाएगा, लेकिन अभी सिंप्लीफाई नहीं हुआ, अब यहाँ पे f2 का वैल्यू रखना पड़ेगा, तो बनेगा 2/f प्लस 1/f2 की वैल्यू है 1/f2 रखेंगे तो ये बन जाएगा -2/3f, -2 डिवाइडेड बाई 3f। एलसीएम ले लीजिए 3f, जब एलसीएम लेंगे 3f तो ये बन जाएगा 3 × 2 6 -2, ये आ जाएगा 1/f। तो f की वैल्यू आ जाएगी इसका उल्टा 3f 6 - 2 4, 3f/4, बी ऑप्शन मैच कर जाएगा। अब मुझे बताइए बच्चों कहाँ पे आप लोग को इसमें दिक्कत है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है था सवाल,
कई सारे सर वो स्टेप्स करके -3f/2 के बाद निकालने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी बस। यहाँ तक आप पहुंच गए थे 3r/2 तक या यस -3 सर, तक? ओके, यस सर। ठीक है ठीक है। और आपने आर की वैल्यू निकालने के लिए म्यूजी लिया है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? हाँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास ये लिया हुआ है। तो यहाँ पे जो एफ रखेंगे वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास रख देंगे, है ना, 3/2। सर ये बता दीजिए इसमें मीडियम एयर क्यों रखा है? मैं बताता हूँ इसका ना, जब कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस बताऊंगा तो मैं उसमें आपको रीजन इसका दूंगा कि मीडियम क्यों एयर लिखा है, जबकि दोनों साइड तो सर ग्लास है, जिधर से रे एंटर कर रही वो भी ग्लास है, जब बाहर निकल रही तो भी ग्लास है, तो हम एयर क्यों रख रहे हैं मैं इसका आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा। अभी पढ़ाऊंगा कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस आज ही क्लास में, ठीक है, तो मैं समझाऊंगा आपको। ओके सर। सर बताइए। सब हमने जो ये 3r/2 निकाला था हमारा पॉजिटिव में आ रहा था आंसर ये 3r/2। ये हाँ सर। क्यों पॉजिटिव में आया था आपका? सर हमने पहले हाँ 1/r1 माइनस में ब्रैकेट में -1/r लिया था सर, आपने पहले -1/r ले लिया। आपको समझ में आया ये क्यों किया मैंने? हाँ से किया पर हमने उल्टा कर लिया था ना, पहले हमने दूसरी रेडियस ले लिया, आपने पहली वाली रेडियस ले ली पहले। अच्छा, अब ये इसमें भी देखिए बच्चों, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जब भी आप R1 डिसाइड करते हैं तो R1 हमेशा उस रेडियस ऑफ कर्वेचर को बोला जाएगा जिससे इंसिडेंट रे पहली बार जाके टकराती है। तो अगर आपने इंसिडेंस इधर से लिया है तो पहली R1 ये होगी। ऐसा नहीं कर सकते आप कि इसको R1 मान ली इसको R2, नहीं, पहले जिससे टकराएगी वो R1 होगी। अगर आप इंसिडेंस इधर से मानेंगे तो पहले इससे टकराएगा तो R1 ये होगा, और अगर पहले इससे टकरा रही तो R1 ये होगा। तो आप जिधर से इंसिडेंस मानेंगे तो उधरी वाली सरफेस को पहले R1 लीजिएगा, क्योंकि उससे पहले इंटरेक्शन हो रहा है। ओके सर, थैंक यू सर। लिख लिएगा बच्चों सबने? सर 1 मिनट इसके पीछे वाली स्लाइड दिखा दीजिए। बच्चों मैं चाहता हूं कि आप ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए, और याद रह जाएगा तो बेहतर है, आपका थोड़ा समय बचेगा। ये है फोकल लेंथ ऑफ इक्वी कॉन्वेक्स लेंस। अगर कोई इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है तो उसकी फोकल लेंथ R/2 टाइम्स μ-1। फोकल लेंथ ऑफ इक्वी कॉन्वेक्स लेंस, फोकल लेंथ ऑफ इक्वी कॉन्वेक्स लेंस। F बराबर R/2 μ-1। डन सर। जी, देखते बच्चों अगर एक और सवाल होगा। चलिए, तो इस तरह से आपको लेंस मेकर्स फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। इसमें फिर से ध्यान रखिएगा, इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों की इंसिडेंस किधर से हो रहा है, ठीक है। इंसिडेंस किधर से भी आप ले सकते हैं, लेफ्ट से राइट ले लीजिए, राइट से लेफ्ट ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस जिससे रेस पहली बार टकरा रही होंगी वो R1 होगा, दूसरी सरफेस R2 होगी। और रेडियस ऑफ कर्वेचर का आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, कब पॉजिटिव लेना है कब नेगेटिव लेना सर है। जरा वो वाला क्वेश्चन का सर एक बार दिखा दीजिएगा सर, वो क्वेश्चन कौन सा वाला? जो लास्ट वो किया जो अभी? ऐसे लास्ट किया उस क्वेश्चन वाला। सर जो इसके बाद वो स्लाइड था उसमें हम लोग मान लीजिए एफ लिखा ली, जो फोकल लेंथ है इक्वी कॉन्वेक्स लेंस का, उसके बाद सर क्या क्या किए थे बता दीजिएगा। ये फोकल लेंथ ऑफ इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है। अब देखिए, यस सर। हमको ये सवाल में दे रखा है कि एफ है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया कि रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल दिया, ठीक है। कैसे निकाला कि सवाल में बता रखा है कि फोकल लेंथ एफ है और उसको एक ग्लास से बना रहे हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है। तो यहाँ पे 3/2 रख दिया, तो 3/2 - 1 तो 1/2 बचा, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर एफ के बराबर आ गई। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने से फायदा क्या था कि देखिए यहाँ पे जो हमारा आंसर आ रहा था ना, इसका फोकल लेंथ वो आ रहा था Yes, sir. 3r/2।
तो यहाँ पे Yes, r sir. की वैल्यू f रख दी, तो जो f2 का है वो भी आंसर f के टर्म्स में आ गया। उससे फायदा क्या हुआ, जब हम यहाँ पे रखेंगे 2/f तो ये पूरा का पूरा आंसर f के टर्म्स में ही आ जाएगा, है ना। यस सर, यस तो सर, इस वजह से किया है। ठीक है सर। चलिए, तो ये बच्चों लेंस मेकर्स फॉर्मूला है। इसमें फिर से इंसिडेंस कहीं से भी हो रहा हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। पहली बार जिससे रे टकरा रही होगी उसको R1 लेंगे, उसको विद साइन रखेंगे, R2 दूसरी वाली सरफेस उसको विद साइन रखेंगे और फिर सिंप्लीफाई करके आंसर निकालेंगे, ठीक है। अब लेंस फॉर्मूले पे थोड़ा सा बात करते हैं और उस पर सवाल करेंगे। तो लेंस फॉर्मूला बच्चों हमारा 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। मैग्निफिकेशन ऑफ द लेंस m बराबर v/u, ठीक है। इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये मैग्निफिकेशन कहलाएगा। मैग्निफिकेशन का फिर से मतलब वही रहेगा कि अगर मैग्निफिकेशन का जो मॉड है, ठीक है, अगर वो 1 से ऊपर हो गया, ठीक है, या तीन ही केस बनेंगे कि 1 से ज्यादा हो जाए या 1 के बराबर हो जाए या 1 से छोटा हो जाए, ठीक है। तो 1 से बड़ा हो जाएगा तो एनलार्ज्ड इमेज होगी और 1 के बराबर होगा तो सेम साइज, 1 से छोटा होगा तो डिमिनिश्ड, ठीक है। और फिर मैग्निफिकेशन, और जैसे सवालों में बच्चों बहुत बार आपको मैग्निफिकेशन दे रखेगा, ठीक है, और इमेज डिस्टेंस या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पूछ लेगा, तो आप इस फॉर्मूले की मदद से यहां पे रख के डायरेक्ट जो चीज सवाल में दी हुई है उसको यूज करके निकाल सकते हैं। जैसे मैं अभी कुछ एप्लीकेशन आपको कराऊंगा कि सवाल में मैग्निफिकेशन दे रखता है और आपसे इमेज डिस्टेंस या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पूछ लेता है। तो मान लीजिए मैग्निफिकेशन दिया है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पूछ रहा है, तो मुझे पता है कि इमेज डिस्टेंस का कोई रोल नहीं है, तो मैं यहाँ इमेज डिस्टेंस की जगह mu रख दूंगा और फिर सिंप्लीफाई कर देंगे, जो भी गिवन इंफॉर्मेशन है उसको सब्स्टिट्यूट करके हल कर लेंगे। अगर आपको फोकल लेंथ दिया है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पूछ दिया, मैग्निफिकेशन दिया है, ठीक है, तो आपको मान लीजिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का कोई रोल नहीं लग रहा है आपको u में, है ना, तो आप u की जगह m/v रख दीजिए, है ना, और सिंप्लीफाई कर लीजिए। कहने का मतलब है जो सवाल में दे रखा है उसके आधार पे आप दोनों की मदद से चेंज कर लीजिए। मैं अभी एक सवाल आपको कराऊंगा, ठीक है। अब उसके अलावा देखिए कुछ केसेस हम लोग को करने बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली कॉन्वेक्स लेंस के केसेस, तो वो एक एक करके डिस्कशन करते हैं। अगर आप लोग को पहले पता हो, पहले कभी पढ़ रखा है आप लोगों ने, तो बताइएगा मुझे। अच्छा बच्चों, बार बार ना कॉन्वेक्स लेंस को हम लोग ऐसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अगर कन्वर्जिंग लेंस है तो उसको इस तरह से ड्रॉ किया जाएगा, और डाइवर्जिंग लेंस है तो उसको ऐसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। डाइवर्जिंग लेंस को ऐसे ड्रॉ करेंगे, कन्वर्जिंग लेंस को ऐसे ड्रॉ करेंगे। मैंने आपको बच्चों पिछली क्लास में बताया था कि कॉन्वेक्स लेंस हमेशा कन्वर्जिंग लेंस रहेगा, ये कहना सही है या गलत है? कॉन्वेक्स लेंस इज ऑलवेज अ कन्वर्जिंग लेंस, ये सही है गलत है सर, गलत है, गलत है सर। कब कब गलत हो जाएगा? कब वो सर कन्वर्जिंग जब बिहेवियर छोड़ देगा? मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा होगा। बहुत बढ़िया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बिल्कुल। और डाइवर्जिंग लेंस कन्वर्ट हो जाएगा कन्वर्जिंग लेंस में अगर जिस मीडियम में रखा हुआ है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस की मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा है, तो ये नेचर बिल्कुल बदल जाते हैं, ठीक है। तो जो हम लोग ये केस अभी करने वाले हैं ना, ये कन्वर्जिंग लेंस के लिए ट्रू है। और कन्वर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करेगा कॉन्वेक्स लेंस अगर वो मीडियम एयर है ना, क्योंकि एयर का तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। आप किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम से लेंस बनाएंगे तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से तो ज्यादा होगा। तो कॉन्वेक्स लेंस एयर में हमेशा कन्वर्जिंग लेंस की तरह बिहेव करता है, ठीक है। तो ये हम लोग कन्वर्जिंग लेंस के लिए ड्रॉ कर रहे हैं सारे केसेस, या आप इसको मान लीजिएगा कि कॉन्वेक्स लेंस के लिए ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, पहला केस है बच्चों, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा हुआ है, रेज कन्वर्ज होकर फोकस पे मिलेंगी, ठीक है। तो नेचर ऑफ इमेज हो जाएगा रियल, हाईली डिमिनिश्ड, इनवर्टेड, ठीक है। दूसरा केस है ऑब्जेक्ट को रख दिया फोकस F और 2F। 2F बच्चों यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर टाइप का कोई नहीं होता है। 2F का मतलब हो गया फोकस
की डबल लेंथ। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है अभी थोड़ा सा आप लोग को अंदाजा लग जाएगा। तो मान लीजिए बच्चों, अगर आपने ऑब्जेक्ट को -∞ से 2f के बीच में रख दिया, -∞ से 2f के बीच में रख दिया है, तो किसी को कुछ अंदाजा है बच्चों कहाँ पे इमेज बनेगी? F और 2F के बीच में। F और 2F के बीच में बनेगी सर। f और 2f के बीच में बनेगी। ठीक है, और नेचर के बारे में क्या कहेंगे? रियल होगी, इन्वर्टेड होगी और diminished भी होगी सर। स्मॉल साइज होगा। यस सर, डिमिनिस्ड। बिल्कुल ठीक है, तो मैं कोशिश तो कर रहा हूं कि ये बन जाए। ठीक है, बन गई। तो नेचर होगा रियल, इन्वर्टेड, डिमिनिश्ड। और f और 2f के बीच में बनेगी। लिखते चलिए बच्चों आप लोग मेरे साथ। तीसरा केस, अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को 2f पे ही रख दें, फिर क्या लगता है बच्चों कहां पे बनेगा इमेज? अगर ऑब्जेक्ट को 2F 2f, पे। हाँ 2F पे ही बन जाएगी सर। 2f पे ही बन जाएगा। नेचर क्या रहेगा? रियल, इन्वर्टेड और सेम साइज। बिल्कुल, रियल, इन्वर्टेड, सेम साइज। बच्चों यहाँ पे रखेंगे अगर f और 2f के बीच में, तो फिर क्या होगा? f और 2f के बीच में तो 2F के पीछे बनेगी सर। 2f के बियॉन्ड बनेगी। और नेचर रियल, इन्वर्टेड और लार्ज होगा। बिल्कुल, रियल, इन्वर्टेड और एनलार्ज्ड। फोकस पे रख देंगे बच्चों, फिर क्या होगा? इन्फिनिटी, है ना? इन्फिनिटी पे बनेगी। बिल्कुल। और फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखेंगे, फिर क्या होगा बच्चों? फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में सर सेम साइड बन जाएगी। सेम साइड वर्चुअल, बनेगी। इरेक्ट और एनलार्ज्ड। हाँ, वर्चुअल, इरेक्ट एंड एनलार्ज। यस सर। अगर ये सारे केसेस आपको याद रहेंगे तो क्रॉस वेरिफिकेशन में आपकी मदद हो जाएगी। सवाल हल करने के बाद आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं कि सही है गलत है। बच्चों सारे केसेस मैंने थोड़ा सा कैजुअली ड्रॉ किया है, पर आप कोशिश कीजिएगा थोड़ा सा अच्छे से ड्रॉ करिएगा ताकि आप लोग को याद रहे। ये केसेस सारे याद रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छे सवाल जो बनेंगे उसमें ये केस आपकी मदद करेंगे।
डन सर। ठीक, एक लास्ट केस और ड्रॉ कर लीजिए कि ऑब्जेक्ट रखा हुआ है पोल, सर या बस 1 सेकंड लास्ट रह गया था। लिखिए लिखिए। डन सर। एक लास्ट केस देख लीजिए। फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखेंगे अगर, तो इमेज का जो नेचर होगा वो इरेक्ट, एनलार्ज्ड और वर्चुअल होगा। इरेक्ट, एनलार्ज एंड वर्चुअल। डाइवर्जिंग लेंस के लिए बच्चों केवल दो ही केस याद रखना है। पहला तो बहुत सिंपल है कि रेज अगर इन्फिनिटी से आ रही हैं, रेज इन्फिनिटी से आ रही हैं तो आफ्टर रिफ्रैक्शन डाइवर्ज कर जाएंगी, और आप अगर एक्सटेंड करेंगे इनको तो फोकस पे मिलती हुई लगेंगी। ठीक है, तो ये एक केस हो जाएगा। और दूसरा केस होगा कि इन्फिनिटी से ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं पे भी रखेंगे। बताना चाहेंगे बच्चों इसको, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं पे है तो क्या, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनेगा। फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनेगा। ओके, नेचर कैसा रहेगा? सब वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है, तो बच्चों ये रे कुछ इस तरह से निकल जाएगी। मान लीजिए फोकस ऐसे यहाँ पे है और दूसरी रे कुछ इस तरह से। तो वर्चुअल, इरेक्ट, डिमिनिश्ड। बस दो ही केस याद रखने हैं कॉनकेव यानी डाइवर्जिंग लेंस के लिए। चलिए, अब बच्चों ये जो मिरर सॉरी लेंस फार्मूला भी हम लोगों ने पढ़ा है और मैग्निफिकेशन पढ़ा है, इन्हीं पे बेस कुछ सवाल करेंगे और लेंस फार्मूला को अप्लाई करना सीखते हैं। आइए, अभी नहीं हुआ। लिखिए लिखिए।
इमेज फॉर्मेशन के लिए एटलीस्ट 2 रेज बच्चों आप लोग को चाहिए होगी। तो जैसे मैंने हर डायग्राम में 2 रे कौन सी यूज करी है जहां पे भी मैंने ड्रॉ किया है, एक तो रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से पास होगी, और दूसरी जो रे यूज की है कि वो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, रे पास होगी तो विदाउट रिफ्रैक्शन स्ट्रेट चली जाएगी। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। डन सर। ठीक, और लेंस में बच्चों 2 फोकस होंगे। ठीक है, एक फोकस वो होगा जब रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएंगी, रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से पास करेंगी, सबको पता है। ठीक है, जो दूसरा ये फोकस है, इस पे अगर आप ऑब्जेक्ट रख देंगे तो रेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएंगी। तो 2 फोकस हैं जहां पे रेस पैरेलल होके प्रिंसिपल मतलब दोनों साइड फोकस एग्जिस्ट करेगा। एक तो जहां पे रेस पैरेलल होंगी, प्रिंसिपल एक्सिस से टकराएंगी और फिर रिफ्रैक्शन के बाद मिलेंगे, एक तो वो हो गया। और दूसरा ऐसा पॉइंट होगा एक्सिस पे जहां पे आप ऑब्जेक्ट रख देंगे तो रिफ्रैक्शन के बाद रेस पैरेलल हो जाएंगी। तो दोनों साइड फोकस मिलता है लेंस के केस में। आइए बच्चों, अब जो मैं थोड़ा सा चार्ट दिखा रहा हूं आपको, ये कॉन्वेक्स लेंस के लिए है। एक बार जो हम लोगों ने केसेस लिखे हैं एक बार उनको मैच कर लीजिएगा। जब ऑब्जेक्ट आप -इन्फिनिटी पे रखते हैं तो आपको पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, जो इमेज की पोजीशन मिलेगी वो फोकस पे मिलेगी। मैग्निफिकेशन बहुत ज्यादा कम होगा 1 से, मतलब कहने का ये है कि हाईली डिमिनिश्ड मिलेगी। ठीक है, और मैग्निफिकेशन नेगेटिव है ना, यानी इमेज आपको इन्वर्टेड मिलेगी। तो हाईली डिमिनिश्ड एंड इन्वर्टेड इमेज आपको मिलेगी। ठीक है, और रियल होगी। ठीक है, उसके बाद तो ये बच्चों मैच कर लीजिएगा। पहला केस आप लोग के नोट्स के साथ मैच कर रहे हैं ना, पहला वाला देख लीजिएगा, कुछ नहीं मैच करे तो बताइएगा। -इन्फिनिटी से 2f के बीच में है अगर, है ना, -इन्फिनिटी से 2f के बीच में है तो पोजीशन ऑफ इमेज मिलेगी फोकस और 2f के बीच में मिलेगी। डिमिनिश्ड होगी क्योंकि मॉड ऑफ m<1 है, डिमिनिश्ड होगा। m<0 है मतलब इन्वर्टेड होगी, है ना, और रियल है। ठीक है, सेकंड वाले भी मैच करना चाहिए, देख लीजिएगा बच्चों, कोई नहीं मैच करे तो। 2f पे अगर आप ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इमेज आपको 2f पे मिलेगा, जो मैग्निफिकेशन एग्जैक्टली -1 के बराबर होगा। निगेटिव साइन बता रहा है कि इन्वर्टेड है, रियल है, और 1 बता रहा है कि सेम साइज की है। अगर आप f से 2f के बीच में आएंगे, ठीक है, तो -इन्फिनिटी से 2f और 2f से f के बीच में आएंगे, ठीक है, तो जो पोजीशन ऑफ इमेज है वो इन्फिनिटी से 2f के बीच में मिलेगी, यानी 2f के बियॉन्ड चली जाएगी इमेज। और मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा है यानी एनलार्ज इमेज मिलेगी, रियल मिलेगी, इन्वर्टेड मिलेगी, है ना। मैग्निफिकेशन <0 है तो रियल इन्वर्टेड मिलेगी। ठीक है, तो f से 2f, इन्फिनिटी से 2f। देख लीजिए बच्चों, कुछ नहीं मैच करे तो बताइएगा। अब ये दोनों थोड़ा सा मैं आपको लास्ट में समझाता हूं इसका क्या मतलब है। अब आ जाते हैं लास्ट वाले केस में। अगर आप फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखते हैं तो लेंस के सामने मिलेगी, मतलब जिस साइड ऑब्जेक्ट होगा उसी साइड इमेज मिल जाएगी। और मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा होगा यानी कि एनलार्ज मिलेगी, वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी। ठीक है, अब सर ये दोनों का क्या मतलब है, बिटवीन 2f एंड f नियर f, बिटवीन f एंड o नियर f। देखिए इसका मैं बताता हूं आपको क्या सिग्निफिकेंस है। देखिए हम लोगों ने ये किया कि फोकस में रखेंगे तो आपको इन्फिनिटी पे मिलेगी, ठीक है, लेकिन फोकस को बोला गया 2 तरीके से आप अप्रोच कर सकते हैं। एक तो 2f से f की तरफ आ जाएं, या फिर आप ऑप्टिकल सेंटर से फोकस की तरफ चले जाएं। मैं मतलब समझाता हूं इन दोनों का क्या है कि आप थोड़ा समझिए। जैसे ये फोकस है, ठीक है, ये फोकस है ना, तो आप इस फोकस पे 2 तरीके से आ रहे हैं। एक तो इधर से आप अप्रोच कर रहे हैं फोकस को, इधर से आ रहे हैं, और दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से फोकस की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, तो जब आप इधर से अप्रोच करेंगे तो देखिए इमेज कैसे चेंज हो रही है। जैसे जैसे आप इधर ऑब्जेक्ट को लाते जा रहे हैं, इन्फिनिटी पे तो फोकस पे इमेज है ना, इन्फिनिटी पे तो फोकस पे इमेज है। जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को पास लाते जा रहे हैं, यानी फोकस की तरफ लाते जा रहे हैं, जो इमेज है वो इन्फिनिटी की तरफ जाती जा रही है ना। देखिए जैसे जैसे आप पास लाते जा रहे हैं इमेज दूर जाती जा रही है। ठीक है, 2f पे लाए, 2f पे आया, 2f और f के बीच में आया तो इमेज 2f की उधर चली गई। तो जब अगर आप इधर से लेफ्ट हैंड साइड से -इन्फिनिटी से फोकस को अप्रोच करेंगे तो इमेज राइट पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जाएगी। ठीक है, तो ये जो कहना चाह रहे हैं आपको ये चार्ट में ये बताना चाह रहे हैं कि 2f से f
अगर आप आएंगे, मतलब माइनस इन्फिनिटी से, ये मान लीजिए मेरा हाथ फोकस है, इधर से आप इस साइड आएंगे तो इमेज आपको पॉजिटिव इन्फिनिटी पे मिलेगी, ठीक है, पॉजिटिव इन्फिनिटी पे मिलेगी, है ना, इमेज की पोजीशन पॉजिटिव इन्फिनिटी पे होगी। लेकिन अगर आप ऑप्टिकल सेंटर से फोकस की तरफ आएंगे, है ना, ऑप्टिकल सेंटर से फोकस की तरफ आएंगे, मतलब इधर से ऑप्टिकल सेंटर से फोकस की तरफ आएंगे, तो इमेज आप जैसे ऑप्टिकल सेंटर पे रख देंगे ऑब्जेक्ट को, तो इमेज ऑप्टिकल सेंटर पे ही मिल जाएगी। और जैसे जैसे आप इधर आते जाएंगे, इमेज भी इधर माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाती जाएगी। तो जैसे ही आप इधर साइड से अप्रोच करेंगे, है ना, फोकस को इस साइड से अप्रोच करेंगे, तो इमेज जैसे से आप, ये मान लीजिए एक ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है, तो जैसे से आप ऑब्जेक्ट को इधर लाएंगे, इमेज इन्फिनिटी जाते जाते, और जब आप इधर से अप्रोच करेंगे तो इमेज माइनस इन्फिनिटी पे मिलेगी, ठीक है। तो फोकस को बताने के दो तरीके हैं। तो अगर आप ऑप्टिकल सेंटर से फोकस की तरफ अप्रोच करेंगे तो इमेज माइनस इन्फिनिटी पे मिलेगी, और माइनस इन्फिनिटी से यानी 2f साइड से माइनस इन्फिनिटी से अप्रोच करेंगे तो इमेज आपको पॉजिटिव इन्फिनिटी पे मिलेगी, ठीक है। तो आप बस इतना भी ध्यान रख लेंगे, फोकस पे रखेंगे तो इन्फिनिटी मिलेगी, तो भी काम चल जाएगा। और बाकी अगर आपको बहुत एकदम क्रिस्टल क्लियर है करना है, तो आप माइनस इन्फिनिटी साइड से अप्रोच करेंगे तो इमेज इस साइड की इन्फिनिटी पे मिलेगी, और ऑप्टिकल सेंटर से फोकस की तरफ जाएंगे, ठीक है, तो इमेज आपको माइनस इन्फिनिटी पे मिलेगी, ठीक है। अब याद रखने के लिए बच्चों आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आप इधर ऑब्जेक्ट रख रहे हैं तो इमेज इधर मिल रही है, इसका मतलब इधर से फोकस को अप्रोच करेंगे तो इमेज माइनस इधर प्लस इन्फिनिटी पे मिलेगी। जैसे ही आप ऑब्जेक्ट को इधर रखेंगे तो आपको इमेज इधर मिलने लगती है। तो जैसे जैसे आप इधर साइड से फोकस को अप्रोच करेंगे तो इमेज इधर माइनस इन्फिनिटी पे मिलेगी, ठीक है। आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं। तो बस इन दोनों मतलब कॉलम्स का डिफरेंस ये है। और नेचर में भी बच्चों उसी हिसाब से अंतर आ जाएगा कि अगर आप ऑप्टिकल सेंटर से फोकस की तरफ जाएंगे तो आपको पता है एनलार्ज इमेज मिलती है, इसलिए देखिए यहाँ पे मैग्निफिकेशन मच ग्रेटर देन 1 यानी हाईली एनलार्ज्ड है। आपको पता है कि जब ऑप्टिकल सेंटर मतलब इस साइड से अप्रोच करते हैं, किधर से, माइनस इन्फिनिटी साइड से, तो एनलार्ज मिलनी चाहिए, पर यहाँ पे मैग्निफिकेशन -1 है, यानी बहुत हाईली डिमिनिश्ड मिलेगी आपको इमेज, है ना, m वेरी लेस देन -1। तो -1 का मतलब है कि रियल मिलेगी, इन्वर्टेड मिलेगी और हाईली डिमिनिश्ड मिलेगी, ठीक है। तो आप ये नोट कर लीजिए। फोकस पे थोड़ा सा हो सकता है, पर इतना डीप जाके मुझे नहीं लगता कि आप लोगों से सवाल पूछा जाएगा। फोकस पे है तो इन्फिनिटी पे याद रख लीजिए, और किधर से फोकस को अप्रोच कर रहे हैं बहुत मुश्किल है पूछा जाना, पर अगर पूछता है तो फिर आप थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा ध्यान, ठीक है। नोट कर लीजिए। कोई यही वाला एक केस है जो मैंने वहां पे नहीं लिखवाया था, तो इसको आप अलग से पॉइंट आउट करके लिख लीजिए और ध्यान रखिएगा। सर ये फोर्थ वाले में डिमिनिश्ड क्यों मिलेगी, एनलार्ज्ड होनी चाहिए ना? हाँ, सर फिफ्थ वाले में। हाँ, फिफ्थ वाले में ना, ये जब इधर से अप्रोच कर रहे हैं ना। यस सर। बिल्कुल, एक सेकेंड। जब हम लोग माइनस इन्फिनिटी पे रख रहे हैं तो सर ये विदाउट मैग्नीट्यूड तो नहीं है? पर मच लेस देन -1 का क्या मतलब? -1 तो हो गया कि सर माइनस तो वो इन्वर्टेड बता देगा, और जो वैल्यू है वो मैग्नीट्यूड बता देगी कि मतलब एनलार्ज्ड होगी। राइट। तो मतलब लेस देन -1 का क्या मतलब होगा? फिर वही तो होगा ना, बस यहाँ पे मॉड m। सर ये इसमें अलग अलग लिखना चाहिए था, पर इन्होंने साथ में लिख दिया, इसलिए कंफ्यूजन हो रही है। क्योंकि अगर लेस देन -1 लेंगे तो -2 -3, तो उस हिसाब से एनलार्ज्ड ही आएगी। लेस मतलब m लेस देन -1 है ना, m लेस देन -1, तो -1 का मतलब तो हो गया कि रियल इन्वर्टेड, ठीक है, जो कि सेंस बनाता भी है। और लेस देन -1 यानी -1, चलो मैथमेटिकल ही लेके चलते हैं इसको, तो -1 से छोटा ये -1 है, और -1 से छोटा तो -2 -3 -4, और -1 से बहुत छोटा तो सर ये हो गया ना इसका
के बहुत वो मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा होगा सर वो इनलार्ज हो मैग्निफिकेशन जाएगी का। ना फिर तो। सर इन्हें अलग लिखना चाहिए था, साथ में लिख दिया है। एक सेकंड ना, मैं थोड़ा सा और बताता हूँ आपको। देखिए माइनस साइन तो हमको क्लियरली हमारा जो लॉजिक है उसके साथ मैच कर रहा है ना, माइनस साइन तो ठीक है ना, माइनस साइन में तो कंफ्यूजन नहीं है ना, रियल इन्वर्टेड बनना चाहिए यस बिटवीन सर। 2f एंड f, तो माइनस तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। m लेस देन 1, अगर m लेस देन, तो माइनस को अगर हम छोड़ते हैं, दोनों केसेस कर लेते हैं, m लेस देन 1 और m लेस देन -1। तो अगर m लेस देन 1 है तो मतलब हाईली डिमिनिश्ड बनेगी, ठीक है, यस हाईली डिमिनिश्ड बनेगी, पर हाईली डिमिनिश्ड बननी नहीं चाहिए ना, जब आप एनलार्ज बननी चाहिए ना आपकी यस इमेज सर, तो। यस सर, यस इनलार्ज हो सर। जाएगी यस तभी सर। तो। हाँ मॉड होना चाहिए था शायद। तो ये वाला सर लेस देन -1 के हिसाब से होगा। तो ये तो नहीं बैठ रहा फिर, है ना, ये तो नहीं बैठ पाएगा फिर, ठीक है। और m लेस देन -1, तो -2 -3 -4, तो एनलार्ज्ड। हाँ, तो एक काम करते हैं ना, इसको कंफ्यूजन के लिए एक काम करते हैं, इसको हम लोग ऐसा लिख लेते हैं कि जो सर इसमें मॉड, ना वो जो दो दिया है ना, ऐसे बिटवीन 2f एंड f और नियर f में, उसको अलग अलग कर देगा तो ठीक रहेगा सर। ऐसे एक ही वो दोनों दे दिया है, बिटवीन 2f एंड f और नियर f करके दे दिया नहीं है, मैं इसको इसलिए हो बताता रहा हूँ है। इसका क्या मतलब है, कि बिटवीन 2f एंड f, नियर f का मतलब है कि आप फोकस को ना 2f के साइड से अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है, 2f के साइड से अप्रोच कर रहे हैं, और इसका मतलब है f एंड ऑप्टिकल सेंटर का मतलब है कि आप ऑप्टिकल सेंटर से f को अप्रोच कर रहे हैं ना, दो चीजें हैं, ठीक है। मैं मतलब तो आप पहले समझ लीजिए, फिर इस पे और डिस्कशन करते हैं हम लोग। देखिए जो ये इसका पांचवा और छठवां जो मतलब है ना, ये 5th लाइन और 6th लाइन, इसका जो मीनिंग है इसको मैं थोड़ा समझाता हूँ आपको। ये मान लीजिए लेंस है, ठीक है, कन्वर्जिंग लेंस है, और इधर फोकस है और इधर 2f है, ठीक है। तो फोकस पे देखिए ऑब्जेक्ट अगर रखेंगे तो इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी, ठीक है। लेकिन अगर आप इधर साइड से, मतलब फोकस के जस्ट पहले रखते हैं 2f के साइड, तो फिर आपको प्लस इन्फिनिटी पे इमेज मिलेगी, मतलब इमेज आपको इस साइड मिलेगी, ऐसे मिलेगी, ठीक है, इन्फिनिटी पे मिलेगी, है ना, जो कि होनी चाहिए हाईली एनलार्ज्ड रियल इन्वर्टेड, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखते हैं ऐसा। लेकिन सर हम लोग जो हम फोकस पे रखते हैं तब हम लोग को इन्फिनिटी मिलती है सर। हाँ, मतलब फोकस का मतलब आप ये समझिए, जैसे इसका फोकल लेंथ मान लीजिए 7 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो हम इस ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं 7.0000000001 सेंटीमीटर, है ना, मतलब बहुत करीब फोकस के, बस हल्का सा आगे, नेग्लिजिबल है सर। है ना। तो इस पे यस सर। आपको मिलेगा हाईली एनलार्ज्ड और रियल इन्वर्टेड, ठीक है, हाईली एनलार्ज रियल इन्वर्टेड। और अगर आप इधर से आते हैं, ठीक है, मतलब ऑप्टिकल सेंटर से फोकस की तरफ जाते हैं, मतलब कि मान लीजिए फोकल लेंथ 7 सेंटीमीटर है और आप ऑब्जेक्ट को रख देते हैं 6.9999 सेंटीमीटर, मतलब ऑप्टिकल सेंटर से फोकस के जस्ट पहले रख देते हैं ना, इसका ये मतलब हुआ बिटवीन f एंड o नियर f, मतलब आप इधर से फोकस को अप्रोच कर रहे हैं, तब इमेज आपकी इस साइड मिलेगी माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। और उसमें भी मैग्निफिकेशन हाईली एनलार्ज्ड और वर्चुअल इरेक्ट, ठीक है। आई होप यहां से आप लोगों का कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा, और किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए, ठीक है। तो जो ये थोड़ा सा ये मैं लिख दिया हूं, इसका क्या मतलब है, हाईली एनलार्ज रियल इन्वर्टेड, हाईली एनलार्ज वर्चुअल इरेक्ट, और इनका मीनिंग भी आई होप समझ में आ गया हो, नहीं समझ में आया तो फिर से आप पूछ लीजिए, मैं बता दूंगा। इसका मतलब है कि आप इधर से फोकस को अप्रोच कर रहे हैं, 5वें नंबर का मतलब है आप इधर से फोकस को अप्रोच कर रहे हैं, 6ठे नंबर का मतलब है आप इधर से फोकस को अप्रोच कर रहे हैं,
लेकिन बच्चों देखिए मैंने समझा दिया आपको, लेकिन बहुत ज़्यादा आप इसमें दिमाग मत लगाइएगा, है ना। आप अगर बाकी वाले केसेस भी आपके दिमाग में रहते हैं, फोकस में बस इतना याद है कि यार फोकस पे रखेंगे तो इन्फिनिटी भी बनेगी, तो भी काम चल जाएगा हमारा। ये तो ये है कि बहुत डिटेल में पहुंच गया तो फिर इतना, और फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखेंगे तो लेंस के सामने मिलेगी और एनलार्ज मिलेगी, इरेक्ट मिलेगी। हो गया सर। चलिए रुक जाइए सर, रुक जाइए। हो गया सर। ठीक है, फिर से बोल रहा हूं बच्चों, फोकस पे केवल अगर आप इतना भी याद रखते ना कि रखेंगे तो इन्फिनिटी मिलेगी तो भी काम चल जाएगा, बाकी केसेस आपको याद रखने चाहिए। और हाँ, कॉन्वेक्स लेंस का जितने भी केस हैं बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी आपको दिखेगी किसके साथ, कोई बताना चाहेगा बच्चों? कॉन्वेक्स लेंस के जो केसेस हैं, अगर आप लोग छोटी क्लास में थोड़ा बहुत कंपेयर किए हो तो कॉन्वेक्स लेंस के जो केसेस हैं ये बहुत ज्यादा सिमिलर हैं एक और कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर कॉनकेव मिरर की सर। बहुत ज्यादा सिमिलर है अगर आप देखेंगे तो इन्हीं दोनों से सबसे ज्यादा सवाल बनेंगे। तो अगर आपको एक का भी केस याद है तो आप दूसरे को बहुत ज्यादा अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। आइए कुछ सवाल करते हैं कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर, तो आप लोगों को क्लियर होंगे थोड़े से। जैसे एक सवाल देखिए, कह रहा है मैग्नीफाइंग लेंस हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इफ द इमेज टू बी 30 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द लेंस, व्हाट विल बी द मैग्निफिकेशन। तो मुझे बताइए बच्चों, पहले सबसे पहले मैग्नीफाइंग लेंस होता क्या है? व्हाट इज मैग्नीफाइंग लेंस? मतलब कॉनकेव लिया जाएगा या कॉन्वेक्स लिया जाएगा? कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लिया जाए। हाँ, थोड़ा सा बच्चों इसको ध्यान रखिएगा, मैग्नीफाइंग लेंस मतलब कॉन्वेक्स लेंस होता है। फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर दी हुई है, मैंने आप लोगों को बताया नहीं बच्चों तो बता देता हूं। फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस केप्ट इन एयर इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। फोकल लेंथ ऑफ डाइवर्जिंग लेंस इज ऑलवेज नेगेटिव। तो कॉन्वेक्स लेंस अगर एयर में रखा है तो कन्वर्जिंग बिहेव करेगा, तो उसके लिए +10 लिया जाएगा, ध्यान रखिएगा। कह रहा है ऑब्जेक्ट को कहां पे रखें कि इमेज 30 सेंटीमीटर लेंस से दूर बने, और उसका मैग्निफिकेशन भी बताइएगा। सब -15 सेंटीमीटर आ रहा है। ठीक है, और सर मैग्निफिकेशन -2। किसी ने कुछ बताया था क्या आंसर? मैं सुन नहीं पाया। मैग्निफिकेशन -2। ओके, यस सर, यही आ रहे हैं दोनों। ठीक है। अच्छा मुझे एक चीज बताइए कि आप लोगों ने इमेज को किधर माना है, रियल माना है, वर्चुअल माना है, क्या माना है आप लोगों ने? सर रियल माना था। रियल माना है सर। ओके, क्या वर्चुअल नहीं पॉसिबल है? ऐसा भी तो हो सकता है कि 30 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द लेंस वर्चुअल हो। रियल मानना तो ठीक है, बहुत लॉजिकल है कि सर रियल मान के भी कर सकते हैं, वर्चुअल मान के भी बच्चों एक बार करिए तो आंसर आता है क्या कुछ? अगर इमेज वर्चुअल है तो फिर सर साइन अपोजिट हो जाएंगे, बस आंसर वही आ रहे हैं। आंसर वही आ रहा है, बस साइन सेम अपोजिट आंसर हो रहा आएंगे। है। चलिए आइए, यस सर। सर चलिए बच्चों मैं सॉल्व कर रहा हूं, थोड़ा सा आप लोग देखिए फिर हम लोग मैच करते हैं। तो पहले मैं जैसे आप सबने किया वही काम करते हैं कि हम लोग मानते हैं कि इमेज रियल है, ठीक है। फॉर रियल इमेज, अगर इमेज रियल है तो v की वैल्यू हमको रखना पड़ेगा +30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो लेंस फार्मूला हम लोग लगाते हैं 1/v - 1/u = 1/f। तो
तो 1/v हमारे पास प्लस 30 है। ऑब्जेक्ट पोजीशन निकालनी है हमें, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, तो -1/u बराबर आ जाएगा 1/10 माइनस 1/30। एलसीएम ले लेंगे 30, तो 3 - 1, ठीक है। तो -1/u बराबर आ जाएगा 30/2, सॉरी जस्ट 2/30। तो यहाँ से u की वैल्यू आ जाएगी -30/2। जो आप लोग का -15 सेंटीमीटर आया क्या रियल इमेज के लिए? यस यस सर। ठीक है। अब इसके लिए मैग्नीफिकेशन निकालेंगे, तो हमें पता है मैग्नीफिकेशन होता है v/u, यानी इमेज की दूरी। तो v का वैल्यू +30 है और u का वैल्यू -15 है, तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा -2। आया क्या बच्चों आप लोग कभी -2? यस सर। यस सर। तो इससे हमें समझ में आ जाएगा कि इमेज जो है रियल तो मान ही लिया था हम लोगों ने, और इन्वर्टेड है क्योंकि निगेटिव मैग्नीफिकेशन आया है, और मैग्नीफिकेशन का मैग्नीट्यूड 1 से बड़ा है, तो हम लोग बोलेंगे एनलार्ज्ड है। ठीक है, चलिए अब दूसरा केस ले लेते हैं कि इमेज मान लेते हैं वर्चुअल है। तो मुझे बताइए बच्चों, वर्चुअल इमेज मानने के बाद क्या अंतर लाना चाहिए हम जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे? जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा 1/v - 1/u तब बराबर v नेगेटिव कर देंगे। सर जो इमेज का मैग्नीट्यूड वो माइनस हो जाएगा। -30 रख देंगे, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वर्चुअल है तो लेंस के सामने बननी चाहिए, तो -30 रखना पड़ेगा, ठीक बात है। तो यहाँ से देखिए बन जाएगा -1/u को एज इट इज रहने देते हैं, -30 को इधर भेज देंगे, तो ये बन जाएगा 1/10 + 1/30। एलसीएम ले लीजिए 30, तो बन जाएगा 3 और +1, तो -1/u आ जाएगा 30/4। तो u का वैल्यू आ जाएगा -30/4, यानी -15/2, यानी -7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ से मैग्नीफिकेशन निकालेंगे तो v/u, v का वैल्यू हम लोगों ने चूंकि वर्चुअल इमेज माना है तो -30 है, और u का वैल्यू -7.5 आया है। जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 4 + का 4। ठीक है, तो वर्चुअल इमेज है, इरेक्ट है क्योंकि पॉजिटिव मैग्नीफिकेशन आ रहा है, एनलार्ज्ड है क्योंकि 1 से ज़्यादा बड़ी वैल्यू आ रही है, 4 1 से बड़ी वैल्यू है। तो वर्चुअल, इरेक्ट और एनलार्ज्ड है। और बच्चों होना भी चाहिए, देखिए जो हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आया ना वो 7.5 सेंटीमीटर आया है, तो हम सबको पता है कि अगर हम ऑब्जेक्ट को विद इन फोकस रखते हैं, 10 सेंटीमीटर के अंदर रखेंगे तो आपको एनलार्ज्ड और वर्चुअल इमेज मिलेगी। तो 2 पोजीशन पॉसिबल होंगी इसके लिए, एक तो 7.5 सेंटीमीटर रख सकते हैं फोकस के अंदर, और ये फोकस के बाहर 15 सेंटीमीटर रख सकते हैं। तो एनलार्ज्ड इमेज हमें 2 केसेस में मिल जाएगी कॉन्वेक्स लेंस के केस में। सर हाँ बोलिए। यहाँ पे तो दिया नहीं है कि किस में मतलब होगा, कौन सा निकालना है, ऐसे रियल और वर्चुअल, तो कैसे पता करेंगे? हाँ तो देखिए, अगर आपको नहीं इन्फॉर्म, जैसे इस सवाल पढ़ के हमें नहीं पता चल रहा है कि सर रियल के लिए पूछा है या वर्चुअल के लिए पूछा है, तो फिर आप दोनों निकाल के फिर जो ऑप्शन में अवेलेबल होगा वही निकालिए। मान लीजिए आप सवाल ये आ जाता कि एक मैग्नीफाइंग लेंस है, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इफ द इमेज इज 30 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द लेंस, इतना ही सवाल में दिया रखता और कुछ नहीं, और 4 ऑप्शन दिए रहते। 15 सेंटीमीटर मान लीजिए नहीं होता ऑप्शन में, 7.5 सेंटीमीटर होता तो फिर यही पिक करके आना होता। 7.5 सेंटीमीटर मान लीजिए ऑप्शन नहीं होता, 15 सेंटीमीटर होता तो वही पिक करके आना, क्योंकि दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, सवाल में कुछ क्लियरली बताया नहीं है। हाँ, अगर मैं इसमें एक स्टेटमेंट ये ऐड कर दूं कि वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इफ द इमेज इज टू बी 30 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द लेंस एट द बैक ऑफ द लेंस, तो फिर ये वाला सही हो ऐसे तो जाएगा। वर्चुअल, हाँ, तो बैक ऑफ द लेंस में होगा तो बैक ऑफ द लेंस मतलब लेंस ऐसा है, फ्रंट ऑफ द लेंस ये हो गया, जिस साइड ऑब्जेक्ट रख रहे हैं वो फ्रंट ऑफ द लेंस हो गया, बैक ऑफ द लेंस ये हो गया। तो ठीक है बैक सर। ऑफ द लेंस बोलते ये वाला सेलेक्ट कर लेते, 30 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द लेंस इन फ्रंट ऑफ द लेंस, तो फिर ये वाला सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, या कुछ पढ़ के पता चल जाता है इरेक्ट है या इन्वर्टेड है, तो उससे भी अगर कुछ नहीं पता चल रहा तो फिर दोनों आंसर पॉसिबल है। ठीक है सर। ओके सर। अच्छा, इसमें बच्चों एक चीज और नोटिस करिएगा कि जो जैसे कन्वर्जिंग लेंस है, ठीक है, ये आपका कन्वर्जिंग लेंस है, ये फोकस है और ये ऑप्टिकल सेंटर है।
तो जैसे सर ही वहाँ आप पे फोकस, सर वहाँ पे 30 की जगह सर 60 होगा ना कहाँ पे, सर मैग्निफिकेशन वाले में। यहाँ पे, नहीं वैसे हाँ ठीक है सर ठीक है हाँ, तो ठीक। मैं ये कह रहा था कि जैसे बच्चों आप फोकस के जैसे ही इस साइड आएंगे, ठीक है, और ऑप्टिकल सेंटर की तरफ जाएंगे, तो एक्चुअली जैसे ही आप फोकस की इधर आए, इमेज यहाँ पे है, और जैसे जैसे आप ऑप्टिकल सेंटर की तरफ आएंगे, इमेज भी ऑप्टिकल सेंटर पे कन्वर्ज करेगी। मतलब कहने का ये है कि इस रेंज में अगर आपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज कहीं पे भी हो सकती है, मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेकर ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं पे भी इमेज हो सकती है। फोकस से आप ऑप्टिकल सेंटर की तरफ आएंगे, इमेज माइनस इन्फिनिटी से ऑप्टिकल सेंटर की तरफ आएगी। जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को लाते जाएंगे, जैसे ये आप जस्ट फोकस के बाद में है तो इमेज माइनस इन्फिनिटी पे है। जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर की तरफ लाएंगे, इमेज भी ऑप्टिकल सेंटर की तरफ आएगी। तो पूरा स्पेस अवेलेबल है, तो यहां से इन दोनों के बीच में आप ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इमेज पूरा माइनस वाले स्पेस में कहीं पे भी हो सकती है। तो आप लोग दिमाग में थोड़ा सा रखिएगा। एक और सवाल करते हैं, देखिए फोकल लेंथ सर, फोकल लेंथ प्लस में क्यों है? क्या बेटा। फोकल लेंथ प्लस 10 क्यों है? ठीक है, बच्चों कोई जवाब देना चाहेगा कि सर आपने फोकल लेंथ को +10 क्यों ले लिया, -10 क्यों नहीं लिया है? बताएंगे बच्चों कोई? सर एयर में पॉजिटिव हो जाता है और अगर डाइवर्जिंग रहता है तो फिर नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, देखिए एक तो बच्चों यहाँ पे मैग्नीफाइंग लेंस दिया, मैग्नीफाइंग लेंस हमेशा कन्वर्जिंग लेंस होता है, कन्वर्जिंग लेंस का हमेशा फोकल लेंथ पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। तो मैग्नीफाइंग लेंस हमेशा कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग लेंस का हमेशा फोकल लेंथ पॉजिटिव, डाइवर्जिंग लेंस का फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव रहेगा। आइए, या कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव अगर वो एयर में है, कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव अगर वो एयर में है। तो इस तरह से थोड़ा सा याद रखिएगा। एक और सवाल सर देखिए, हाँ बोलिए। सर ये जो डायग्राम बना के कुछ बताया था ना वो समझ सुन नहीं पाए थे हम लोग। डायग्राम फोकस ये में। वाला हाँ हाँ ये सर ये क्या क्या बताया मैं था? कह रहा था कि जैसे इमेज आप मान लीजिए इधर से ऑप्टिक, इस वाले रीजन की बात कर रहा हूं मैं ना, कि आप ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर से फोकस के बीच में, तो अगर आप ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर पे ही रख देंगे तो इमेज भी ऑप्टिकल सेंटर पे होगी। जैसे से आप ऑब्जेक्ट को फोकस की तरफ लेते जाएंगे ना, इमेज यस सर। भी इंफिनिटी की तरफ जाती जाएगी। तो जैसे ही आप फोकस पे पहुंचेंगे इमेज इंफिनिटी, जैसे आप ऑप्टिकल सेंटर पे आएंगे इमेज यहाँ पे, फिर ये इंफिनिटी, फिर ये। तो आप ऑब्जेक्ट को इतना भी मूव कराएंगे ना यहां से यहां तक तो इमेज यहां से इंफिनिटी पहुंच जाएगी, ठीक है। तो यस आपके ऑब्जेक्ट की इतनी स्पेस के लिए पूरा ये इमेज का ये पूरा अवेलेबल है। तो जैसे इन्होंने बोला कि इमेज 30 सेंटीमीटर है लेंस से, तो 30 सेंटीमीटर लेंस से इधर भी हो सकती है, 30 सेंटीमीटर लेंस से इधर भी हो सकती है, ठीक है। जी तो सर। वर्चुअल इमेज का भी थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, ये बस बता रहा था आपको। ओके सर। एक और सवाल करते हैं, देखिए। बच्चों आंसर आए तो बताइएगा।
माइनस का 15 सेंटीमीटर। किसी ने कुछ आंसर बताया क्या? बताइए बताइए। 15 सेंटीमीटर। सर इसमें भी 2 केसेस बनेंगे ना? बिल्कुल 2 केस बनेंगे। सर दोनों के बता दूं आंसर? हाँ बताइए बताइए। सर एक का 135 सेंटीमीटर आ रहा है और एक का 15 सेंटीमीटर आ रहा है। ओके। If the height of the image formed is 50 centimeter, find the distance between the object and the image. देखिए बच्चों, जो ऑब्जेक्ट है ना उसकी इमेज एनलार्ज है। जैसे 25 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है तो उसकी जो इमेज है वो 50 सेंटीमीटर है। तो आप मैग्निफिकेशन, यहाँ से आप समझ में आ रहा होगा कि मैग्निफिकेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो 2 है, डबल है। तो अगर मैग्निफिकेशन डबल है, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा आप सोचना पड़ेगा कि कॉन्वेक्स, और लेंस बोल दिया गया बच्चों कि कॉन्वेक्स लेंस है, तो थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा कि कॉन्वेक्स लेंस में कब कब हमें एनलार्ज्ड इमेज मिलती है। तो 2 केसेस हैं जब आपको एनलार्ज्ड इमेज मिलती है। जब ऑब्जेक्ट, एक तो सिंपल है कि पोल और फोकस के बीच में होगा तब आपको एनलार्ज इमेज मिलेगी, वर्चुअल इरेक्ट एनलार्ज इमेज मिलेगी। दूसरा एक जगह और आपको एनलार्ज मिलता है, बच्चों बताना चाहेंगे आप दूसरी जगह कौन सी है रियल ऑब्जेक्ट के लिए? जब रियल इमेज सर 2F और F के बीच में अगर हो। 2F और F के बीच में हाँ रखते हैं तो 2F आता है। और F के बीच में हो तब आपको मिलेगा, ठीक है। लेकिन दोनों में अंतर बच्चों एक ये है कि जब आप मतलब फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखेंगे तब आपको जो मैग्निफिकेशन है वो मिलेगा +2, और जब आप यस सर, माइनस मिलेगा। F और 2F के बीच में रखेंगे तब आपको -2 मिलेगा। कारण क्या है वैसे बच्चों इसका कि इधर एक में +2 एक में -2 क्यों? F और सर 2F एक में वर्चुअल बन रहा है सर सर, इसमें और इन्वर्टेड होगी इसमें और उसमें इरेक्ट होगी। इरेक्ट बन रही है सर। बिल्कुल, तो इसलिए वर्चुअल वाले में इरेक्ट हो जाती है, इसमें इन्वर्टेड हो जाएगी। बिल्कुल, इसलिए यहाँ पे अब फिर से आते हैं सवाल पे। हमसे पूछा गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, पूछा गया फोकल लेंथ दिया हुआ है, तो हम लोग लेंस फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। सवाल में ये पूछा गया है, ठीक है, इसका कोई रोल नहीं है इमेज डिस्टेंस का, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पूछा गया है। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है v/u, ठीक है। तो आप v को एलिमिनेट कर दीजिए, v को बराबर लिख दीजिए mu। तो मैं यहाँ पे जो v है बच्चों उसकी जगह लिख देता हूँ mu -1/u बराबर 1/f। और मैग्निफिकेशन एक बार +2 रखता हूँ, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमको निकालनी है -1/u। फोकल लेंथ चूंकि कॉन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ पॉजिटिव ले जाएगा तो +30 सेंटीमीटर। 1/u बच्चों यहाँ से हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो ये बन जाएगा 1/2 -1 बराबर 1/30। तो ये बन जाएगा 1/u, 1/2 -1 तो -1/2, और ये आ जाएगा 1/30। 2 से कैंसिल कर दीजिए, 15, u का वैल्यू आ जाएगा -15 सेंटीमीटर। यानी आपको ऑब्जेक्ट को 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस रखना पड़ेगा, ठीक है। अब आ जाइए m बराबर सर -2। डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज पूछा यस है। सर, तो फिर इमेज और इसका प्लस कर देंगे ना? बिल्कुल, इमेज और इसको प्लस कर देंगे। मैं एक बार पढ़ देता हूँ। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज। बिल्कुल, एक सेकंड, अब तो इमेज की भी डिस्टेंस आपको निकालनी पड़ेगी यार। u बराबर 15 सेंटीमीटर से ही निकालने से काम नहीं चलेगा। सर तो m इज इक्वल सर टू 2u आ जाएगा ना? हाँ तो फिर 30 आ जाएगा उसका आंसर तो फिर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो मैग्निफिकेशन बराबर 2 रखा हुआ है और v/u लगा देंगे, तो v, और u का वैल्यू दे रखा -15, -15। तो v का वैल्यू आ जाएगा -30, ठीक है। अब बताइए बच्चों की इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी कितनी होगी? -15 सेंटीमीटर। हाँ, यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 15 सेंटीमीटर दूरी पे और इमेज भी इसी साइड बन रही है, लेकिन इमेज इस साइड 30 सेंटीमीटर दूरी पे बन रही है, तो इन दोनों के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो पहले वाले केस के अकॉर्डिंग डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड द इमेज 15 सेंटीमीटर होगी, तो 15 सेंटीमीटर आंसर आएगा। पर 15 सेंटीमीटर इसकी वजह से आंसर नहीं है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की वजह से आंसर नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्ट 15 पे रखेंगे तो इमेज 30 पे मिलेगी, तो इनके बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। अब दूसरे वाले केस के लिए सॉल्व करते हैं जब मैग्निफिकेशन -2 है, तो मैग्निफिकेशन -2 यहाँ पे रख देंगे तो बन जाएगा -2
u की वैल्यू निकालनी है, -1/u बराबर 1/f। फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यहाँ से -1/u को कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट के अंदर बन जाएगा 1/2 + 1 बराबर 1/30। तो -1/u, 1/2 + 1 ये बन जाएगा 3/2 बराबर 1/30। कैंसिल कर दीजिए, 2 15, u का वैल्यू आ जाएगा -45। u का वैल्यू आ जाएगा -45। मैच कर रहा था क्या बच्चों आप लोग का भी u -45? जी यस सर, सर। जी सर, जी सर। अब देखते हैं f और 2f के बीच में आता है या नहीं। तो f 30 है, 2f 60 है। तो बच्चों देखिए f 45 सेंटीमीटर पे है, बिल्कुल बीचों बीच है f और 2f के, है ना। एग्जैक्टली बीचों बीच आना भी जरूरी नहीं है, इस रेंज में कहीं पे भी होगा तो एनलार्ज हमको मिलेगा। खैर, तो -45 सेंटीमीटर ये है। अब इमेज डिस्टेंस निकाल लीजिए। तो मैग्निफिकेशन हम लोग का -2 है, मैग्निफिकेशन बराबर v/u। u का वैल्यू -45 है। जब आप v का वैल्यू निकालेंगे बच्चों तो ये +90 आ रहा है ना। यानी इमेज यहाँ पे कहीं पे बनेगी 90 सेंटीमीटर दूर लेंस से बनेगी। तो दूसरे वाले केस में जो आंसर आ जाएगा वो 135 सेंटीमीटर है। 135। बिल्कुल। तो दूसरे वाले केस में जब आप रियल इमेज के लिए सॉल्व करेंगे तो 135 सेंटीमीटर आ जाएगा, और वर्चुअल के लिए सॉल्व करेंगे तो दो ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर आ जाएगी, ठीक है। किसी कुछ डाउट हो तो पूछ लीजिए। सर हाँ बोलिए। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो 1 मिनट में कैसे होगा? ये सवाल आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए है बेटा, है ना। ये ऐसे नहीं है कि एग्जैक्ट ऐसे ही, इसमें तो बहुत सारी चीजें पूछ दिया कि डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज बताओ, ये सब। ये तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए कि आपको फॉर्मूला नहीं लगाना आ मतलब जाए। कि अगर मैग्निफिकेशन +2 -2 लेना है, ये क्वेश्चन में होगा ना उसमें, किसमें? मतलब एग्जाम में, हाँ हाँ। कि हम लोग को दोनों केस लेके नहीं सॉल्व करना पड़ेगा? हाँ, हो सकता है आपको कुछ हिंट दे दे कि ना कि 50 सेंटीमीटर मिल रहा है, इमेज रियल है, तो फिर आपको फिर -2 लेके ही सॉल्व करना पड़ेगा। आपको हिंट दे देगा कि 50 सेंटीमीटर बन रहा है बट वर्चुअल है, फिर आपको +2 लेके सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे तो अभी आप ठीक है क्या जी। सीख रहे हो, है ना, तो वो सारी चीजें आपको कैसे मैनिपुलेट करके क्या क्या बन सकता है वो प्रैक्टिस कर रहे हैं ना अभी हम लोग। सवाल सवाल बहुत मतलब सिंपल से आते हैं, ऐसे बहुत ज़्यादा नहीं, पर अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, सीख रहे हैं, इस वजह से थोड़ा सा। आगे बढ़े बच्चों, नेक्स्ट सवाल करें। रुक जाइए सर, अभी जरा। लिखिए लिखिए। हो गया सर। ओके, जी सर, हो गया। चलिए एक और सवाल करते हैं इसी पे। बच्चों इसका आप इतना केवल इंफॉर्मेशन पढ़ के बता सकते हैं क्या कि लेंस का टाइप क्या होगा? आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ लेंस। कॉन्वेक्स लेंस होगा सर। कैसे पता चल रहा है आपको? सर एक तो एनलार्ज्ड, नहीं सर, अपोजिट साइड बन रही है ना, तो ऑपोजिट साइड कॉन्वेक्स बन रही लेंस बन है, रही। और आप देखो ना, कह रहा है स्क्रीन पे आप ले पा रहे हो, तो स्क्रीन पे कौन सी इमेज ले पाते हैं आप, रियल या वर्चुअल? रियल रियल। रियल। रियल ले पाते। तो कॉनकेव कभी रियल बना पाता है क्या, रियल ऑब्जेक्ट का? नहीं सर, नो सर। कॉन्वेक्स बना बनाता है सर। कॉन्वेक्स ही बना पाता है, इसलिए कॉन्वेक्स लेंस होगा। तो कह रहा है फोकल लेंथ बता दीजिए, साइज बताइए इमेज का।
सर फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर आएगी। यस सर 30 सेंटीमीटर आ रही है। ओके, साइज ऑफ इमेज -10 सेंटीमीटर। ठीक है। तो इसमें सिंपल सिंपल सा लेंस फार्मूला लगाना है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो 1/v की वैल्यू +90 है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -45 और फोकल लेंथ हमें निकालना है। फोकल लेंथ तो 30 आ रहा है सर। एलसीएम ले लीजिएगा 90, तो यह जगह 1 + 2 बराबर 1/f, तो 90/3 30 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ बच्चों पॉजिटिव भी आ रही है तो लेंस Yes, हमारा positive. कॉन्वेक्स होगा। और Convex होगा। मैग्निफिकेशन निकालना है तो v/u, v है 90 सेंटीमीटर प्लस का और u है -45, तो -2 आ जाएगा। हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 5 दे रखा है, तो हाइट ऑफ इमेज भी बन जाएगा -10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर इमेज की हाइट होगी और इन्वर्टेड है, इस वजह से माइनस आएगा। जो एक सवाल, आखिरी सवाल है, लगा दूं? लिख ली हूं अगर आप सब तो। यस सर। बदल रहा हूं बच्चों, स्लाइड देखिएगा। दोनों पार्ट सॉल्व करने हैं, पहले भी इस टाइप का सवाल हम लोग कर चुके हैं, तो होपफुली आप लोग इसको भी अटेम्प्ट कर पाएंगे। सर पहले का 7.5 आ रहा है। ओके, ठीक। सर दूसरे का 48 सेंटीमीटर आ रहा है। ठीक, कुछ मैं आप लोगों को थोड़ा सवाल का मतलब समझाता हूँ। कह रहा है कि अगर ये रेज जाके कन्वर्ज करते हैं किसी पॉइंट पे, अगर इनके रास्ते में कोई लेंस नहीं आता तो किसी एक पॉइंट पी पे जाके ये लोग कन्वर्ज कर जाती रेस को। ठीक है, रेस जाके कन्वर्ज कर जाती,
पर हम लोगों ने लेंस रख दिया बीच में, एक बार कन्वर्जिंग लेंस रखा है, एक बार डाइवर्जिंग लेंस रखा है, यानी कॉनकेव लेंस रखा है, ठीक है। तो अब बताइए कहाँ पे कन्वर्ज होंगे। तो बच्चों ये बस इतना थोड़ा सा सोचना था कि इसमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को आप कितना लेंगे। एक सेकंड ना, कन्वर्ज टू अ पॉइंट P, अ लेंस इज प्लेस्ड ऑन द पाथ ऑफ कन्वर्ज बीम 12 सेंटीमीटर फ्रॉम P। तो ये 12 सेंटीमीटर रख दिया गया है। तो 12 सेंटीमीटर लेंगे सर। बिल्कुल 12 सेंटीमीटर लेंगे और प्लस 12 लिया जाएगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, बस इतना ही ध्यान रखना यस था। तो 1/v माइनस 1/u, u का वैल्यू 12 रख दीजिए, और फोकल लेंथ, किसकी लेंस की फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर, तो 20 रख दीजिए। तो 1/v बराबर आ जाएगा 1/20 प्लस 1/12। एलसीएम कितना लेना चाहिए बच्चों बताइए? 60 ले लेते हैं। 20 60 हाँ 12, तो v का वैल्यू आ जाएगा 60 डिवाइडेड बाई 8, तो 2 और 15, 7.5 सेंटीमीटर। तो पहले वाले का आंसर बच्चों 7.5 सेंटीमीटर आ जाएगा, और पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब है कि रेज 7.5 सेंटीमीटर पे कन्वर्ज करेंगे। तो पहले 12 सेंटीमीटर पे कर रही थी कन्वर्ज, कन्वर्जिंग लेंस से पास करने के बाद और जल्दी कन्वर्ज करा देगा 7.5 सेंटीमीटर। और डाइवर्जिंग लेंस के लिए देखते हैं, कॉनकेव लेंस के लिए फोकल लेंथ, तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, इसके लिए भी यूज़ करेंगे। तो 1/v की वैल्यूज निकालना है, और 1/u गिवन है प्लस 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और फोकल लेंथ का बस ध्यान रखिएगा, यहाँ पे -16 रखेंगे क्योंकि कॉनकेव है। तो 1/v बराबर आ जाएगा -1/16, और इसको इधर ले आएंगे बच्चों तो ये बन जाएगा प्लस 1/12। तो एलसीएम ले लीजिए 48, ठीक है। तो 1/v का वैल्यू आ जाएगा 1/48, तो v का वैल्यू आ जाएगा 48 सेंटीमीटर। यानी पहले 12 सेंटीमीटर पे कन्वर्ज कर रहे थे, और डाइवर्जिंग लेंस रख देंगे तो पहले से दूर जाके कन्वर्ज करेंगे 48 सेंटीमीटर पे। तो डाइवर्जिंग लेंस का काम ही यही होता है, रेस को डाइवर्ज करना। कन्वर्जिंग लेंस का काम होता है रेस को कन्वर्ज करना। तो पहले जहाँ पे कन्वर्ज होंगे उससे पहले कन्वर्ज कर देगा, और डाइवर्जिंग लेंस जहाँ पे पहले कन्वर्ज करने वाले थे उससे दूर जाके डाइवर्ज कर देगा, तो उससे दूर जाके कन्वर्ज होंगी। तो 48 सेंटीमीटर आ जाएगा, और ये 7.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक बच्चों, यहीं तक रखते हैं आज, और अगली क्लास में मिलेंगे। तो आप लोग क्या इलेक्ट्रोस्टैट्स चाहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैट से लेकर मैग्नेटिज्म तक का रिवीजन चाहते हैं, या रे ऑप्टिक्स चाहते हैं? जो आप लोग चाहेंगे वही किया जाएगा, बताइए। अगर आप चाहेंगे तो रे ऑप्टिक्स भी कंटिन्यू कर सकते हैं आप लोग, तो अब दे के टेस्ट इतना तो आप लोग को समझ आ ही गया है। रिवीजन रे ऑप्टिक्स रिवीजन करा देना सर। रिवीजन करा दूं? ठीक, यस सर। चलिए। इलेक्ट्रोस्टैट से लेकर मैग्नेटिज्म तक रिवीजन कर, लेकिन भाग मत जाना फिर तुम लोग पढ़ाई वढ़ाई करने, फिर रहना क्लास में। तुम ओके सर, थैंक नहीं यू। सर, आपकी क्लास लेने तो स्पेशली आते हैं। धन्यवाद। चलिए मिलते हैं फिर। सर एक क्वेश्चन पूछना है। बताइए बेटा, बताइए। सर डीपीपी में एक क्वेश्चन दे रखा है, अ वेसल हैविंग परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग प्लेन बॉटम इज फिल्ड विद वाटर, ओके, mu equals 4/3 to a depth d. A point source of light is placed at a height h above the surface of water. Find the distance of final image from water surface. ओके। तो मैं जितना समझ पाया हूँ, कौन सी डीपीपी का सवाल है बेटा? ये मुझे देखना पड़ेगा थोड़ा। सर डीपीपी 6 का 6। डीपीपी 6 का 6, चलो ठीक है। एक कंटेनर है, उसमें कुछ हाइट तक पानी फिल्ड है ना, वाटर फिल्ड है, राइट? ऐसा ही है। यस सर। और क्या इंफॉर्मेशन दे रखा है? सर म्यू 4/3 दे रखा है, और डेप्थ d है, ओके, और इसके सरफेस से h हाइट अबव एक पॉइंट सोर्स रख दिया है। अच्छा यहाँ पे पॉइंट सोर्स रख दिया, ओके। यस सर। हाँ, तो फाइनल इमेज का डिस्टेंस पूछा है। और मिरर तो नहीं लगाना कहीं पे? मिरर भी लगा है सर बॉटम जो है वो परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग है। अच्छा, बॉटम परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग है, ओके, ठीक है। तो जो इसको मान लीजिए यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर है, ठीक है, तो उस ऑब्जर्वर को, यानी मिरर को हम लोग ऑब्जर्वर मान लेते हैं, तो इसको इसकी एक्चुअल हाइट कितनी लगेगी?
तो डी है इसकी सरफेस हाइट और ये एच है, ठीक है। और तो डी बाय म्यू, सर D plus 4H/3 आ रही है। सर जिनको डाउट नहीं है वो जा सकते हैं। हाँ जाइए जाइए जाइए। तो डी म्यू डी कर देंगे, म्यू डी और प्लस एच, ठीक है, म्यू डी प्लस एच। यहाँ पे पॉइंट सोर्स है ना, तो सरफेस से ऊपर प्लेन मिरर से कितना नीचे उसको इमेज दिखेगा यही बताना है, ठीक है। तो H म्यू H तो कुल मिला के हमें ये निकालने अगर कि यहां से मतलब जो ऑब्जर्वर है, मान लो मिरर को ऑब्जर्वर मान लेते हैं, तो इसको कितना हाइट ऊपर दिखेगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट मतलब यहां पे अगर ऑब्जर्वर कोई बैठा हुआ है तो वो इस ऑब्जेक्ट को कितना ऊपर देखेगा, है ना, जितना ये ऊपर देखेगा उतनी ही नीचे इमेज बन जाएगी। कॉन्सेप्ट ये है, ठीक है। तो हमें ये कुल मिला के निकालना है कि यहाँ पे अगर ऑब्जर्वर बैठा है तो उसको कितना दूर दिखाई देगा ऑब्जेक्ट, बस इतना ही निकालना है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो देखो म्यू इंटू डी है ना, म्यू डी प्लस एच, इतना दूर ऑब्जेक्ट दिखना चाहिए उसको, तो उतना ही। और सवाल में पूछा क्या बेटा, इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी पूछा है, क्या पूछा है सवाल में पूछा क्या है बच्चे, ये ऑब्जेक्ट और इमेज की दूरी पूछा है, क्या पूछा है? हेलो 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 हेलो, जिनका डाउट था कहाँ गए? अगर डिस्कनेक्ट हो गए वो लोग डिस्कनेक्ट हो गए? तो ही रहा सर। ओके, चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्लास में पूछ लेंगे। तो टेस्ट के बारे में पूछ लीजिएगा। हाँ मैं अभी बात करता हूँ उनसे। ओके सर।